तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, फटाफट से जुड़ जाएंगे। कैसे हैं? जल्दी जल्दी से जुड़ेंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ेंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे भाई। चलो कौन कौन से जुड़े मैं देखूँ थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से जुड़ जाओगे भाई। चलो भाई जल्दी से जुड़ जाना, कौन कौन से जुड़े हो अभी तक। चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बताना थोड़ा सा कौन कौन से जुड़े हो। चलो भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो भाई सब जुड़ रहे हो, धीरे 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 सभी जुड़ जाना। चलो तो आज हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। किसका 6 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा, किस चीज़ का भाई, रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट 6 होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, जुड़ जाएंगे। रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। तो चलिए हम आशा करता हूँ आप लोग जुड़ चुके होंगे, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करोगे। तो चलो भाई कौन कौन जुड़े बताना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुटना, बिल्कुल भी लेट नहीं करना। वॉइस वाइस कैसी है बता देना, थोड़ा सा वॉइस वाइस प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो बता दो भाई। चलो वॉइस आ रही है बताना, थोड़ा सा वॉइस आ रही है। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वॉइस आ रही है बता देना, जल्दी से बताना थोड़ा सा। वॉइस तो प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो भाई एक मिनट रुक जाओ, मैं कमेंट सेक्शन निकाल लेता हूँ। चलो तो आज हम लोग करने वाले हैं सर प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। किसका, रुक्मणी का। यदि आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगी। लाइब्रेरियन की प्रैक्टिस सेट लेट वाली जो बुक दी हुई है उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3 कर चुके हैं, 4 भी हो चुका है, 5 भी हो चुका है। आज बारी है कितने, 6 नंबर की। तो आज हम लोग कौन करने वाले हैं, 6 करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर जाएंगे। चलिए तो हम उम्मीद है आप लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाना। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो चुके हैं तो हम क्या करते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर पे आते हैं, प्रैक्टिस सेट 6 नंबर पे। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा, हम प्रैक्टिस सेट 6 तक जाते हैं। तब तक आप लोग क्या करना, एक बार जल्दी जल्दी से भी क्या कर देना, शेयर कर देना मेरे वाले, जल्दी से शेयर कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आएँगे। चलिए रुक जाएंगे, निकल। हाँ कितने नंबर तक आ गए, 3 और बढ़ने दागे भाई। रुक जाओ जल्दी से। प्रैक्टिस से 6 करने वाले हैं। और ये वाली आपको यदि PDF चाहिए तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 5 आ गए हैं तो क्या करेंगे, मेरा व्हाट्सअप का लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप का, तो व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे, जिससे आपको क्या करेंगे, मैं ये वाला PDF आपको सेम टू सेम भेज देने वाला हूँ। ठीक है, ये वाली जो PDF, हाँ चलिए ये रहा सर आपका प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 6 करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से एक बार आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और क्या कर देंगे, एक बार शेयर भी कर देंगे फटाफट से। ये काम आपका आने के साथ रहा, उसके बाद हम बीच में नहीं बोलेंगे। क्या करना है सर, जल्दी से एक बार क्या कर देना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है और क्या करना है मेरे भाई, शेयर भी कर देना है। ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी कर देना है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए आते हैं आपके पहला नंबर क्वेश्चन पे। सर पहला नंबर क्वेश्चन क्या, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, 1 मिनट रुक भाई। चलो आपको क्या करनी है, आंसर देते रहना है, आंसर देते 2% तक, मैंने 200% तक हमने क्या किया है, जूम कर लिया है। और अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, ज्ञान अर्थव्यवस्था, नॉलेज इकोनॉमी में मुख्य संपत्ति क्या है। ज्ञान अर्थव्यवस्था नॉलेज इकोनॉमी में मुख्य संपत्ति क्या है, इकोनॉमी में मुख्य संपत्ति क्या है भाई, क्या है, भूमि है, श्रम है, पूंजी है और सूचना, और ज्ञान और सूचना दोनों है। चलिए बताएंगे आंसर इसमें क्या होगा, जल्दी से बताना मेरे भाई आंसर क्या होगा। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो, जल्दी से देना आंसर क्या होगा। चलो बिल्कुल लेट नहीं करनी है, बिल्कुल लेट नहीं करनी है। ओके चलो देखते हैं कौन कौन से आंसर दे रहे हो। ठीक है, चलो आंसर दो भाई, देखते हैं कौन कौन से आंसर दे रहे हो। ओके आंसर देना भाई, आंसर देना। ओके चलो आंसर दो। चलो देखते हैं कि किसने किसने आंसर दिया। तो आपका पहला का आंसर क्या होगा भाई, ज्ञान और अर्थव्यवस्था में सूचना में मुख्य संपत्ति क्या, भूमि नहीं होता मेरे भाई, क्या पूंजी नहीं होता मेरे भाई, श्रम नहीं होता भाई, क्या होता है, सूचना होता है। ज्ञान और अर्थव्यवस्था में मुख्य संपत्ति क्या होता है, सूचना होता है। ठीक है, ज्ञान और अर्थव्यवस्था में मुख्य संपत्ति क्या होता है, सूचना होता है। आप ये क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ज्ञान और अर्थव्यवस्था में मुख्य संपत्ति क्या होता है, सूचना होता है। चलिए अब हम लोग क्या बढ़ते हैं सर, आपका अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, चलो देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान में 5 नियमों का पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 नियम दिए गए हैं वे पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया, आप ये मुझे बता दो भाई। चलो पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित किया गया है, इसका आंसर देना। चलो जी सर, ओके, यूथ पब्लिकेशन का। ठीक है, देखता हूँ यदि उसका PDF मुझे करवाना होगा उसके बाद मैं करवा दूंगा। तो आप में आप क्या करना, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप उससे जुड़ जाओ। ठीक है, वहाँ से मैं क्या करवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो भाई
एक मिनट रुक जाओ, मुझे DND मोड में थोड़ा सा करने दो भाई, एक मिनट। हाँ चलो, ये रहा आपका क्या है, पुस्तकालय विज्ञान में 5 नियमों को पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित किया भाई? प्रोलोगमा टू लाइब्रेरी साइंस में किया गया है। कौन है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किया गया है। क्या हेडिंग्स एंड कैनन्स में क्या है? क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड में किया गया है। किस में किया गया? आप मुझे आंसर दोगे, जल्दी जल्दी से आंसर भी देते जाना साथ साथ में, इससे क्या होगी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलो आंसर देना मेरे भाई, आंसर देना। चलो आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, किसी ने क्या आंसर होगा ये दे दो। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार किसमें प्रकाशित किया गया मेरे भाई? पता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों को पहली बार प्रकाशित किया गया है किसमें? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। किसमें किया गया है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कब आया था सर? 1931 में आया था, लेकिन इसका प्रस्ताव कब रखा गया था सर? 1928 में ही ये प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन आया कब बन के सर? 1931 में हम लोगों के सामने आ गया। ठीक है, अगर ये 5 सूत्र होता क्या क्या होता है? पहला सूत्र होता है सर पुस्तकें क्या हो, उपयोग के लिए हो। दूसरा क्या होता है? प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। तीसरा क्या होता है? प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, उसका पाठक मिले। चौथा होता है पाठक का समय बचाओ। और पांचवा होता है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान है। ये आपका क्या है सर? 5 सूत्र है। इस पे हम लोग क्या यही क्या दिया है? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं सर। देखेंगे क्या है, डिसडॉक यानी क्या, डिफेंस क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ है सर? डिफेंस क्या है, डिसडॉक्स का डिफेंस क्लासिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ, आप मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जल्दी से बताना मेरे भाई। इसका मुख्यालय आखिर है कहाँ? चलो देखते हैं, बता दो इसका मुख्यालय है कहाँ। चलो भाई, इसका मुख्यालय बता दो कहाँ होगा, जल्दी से देखते हैं कौन कौन मुझे बता पा रहे हो। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ ना इसका मुख्यालय है कहाँ। ओके, चलो इसका मुख्यालय कहाँ है सर? पुणे है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, नई दिल्ली है। डिसडॉक का मुख्यालय कहाँ पे है मेरे भाई? कहाँ पे है मेरे भाई? नई दिल्ली में। डिसडॉक का मुख्यालय यानी डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, कोई दिक्कत? नई दिल्ली में है। आगे डिसडॉक की, चलो नई दिल्ली में है। कहाँ? इसका आंसर क्या होगा? डी फॉर डॉग होगा। क्या होगा मेरे भाई? डी फॉर डॉग होगा। जिसने भी डी फॉर डॉग आंसर लगाया था वो बिल्कुल सही थे। डी फॉर डॉग जिसने भी आंसर दिया था वो बिल्कुल सही थे मेरे भाई। ठीक है, डी फॉर डॉग बिल्कुल सही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है? डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए, आप मुझे बताएंगे। डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है? डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए, आप मुझे बता देना भाई। देखता हूँ, चलो डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है मुझे बता दो, थोड़ा सा देखते हैं। डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है? क्षेत्र के लिए है। एक मिनट रुक जाओ। डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है? क्षेत्र के लिए है, व्यक्ति के लिए है, भाषा के लिए है, मानक विभाग के लिए है। डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है बता दो। आप लोग बोले थे सर आंसर हटा के लाना है आंसर। चलो भाई सर मैंने क्या किया, आंसर हटा दिया। डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है? क्षेत्र के लिए है, व्यक्ति के लिए है, भाषा के लिए है, मानक विभाग के लिए। जल्दी देना, आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो भाई। चलो डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए, जल्दी बताना भाई। चलो डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए मुझे आप बता दो जल्दी से, जल्दी बताना भाई। डीडीसी में तालिका 6 आखिर किसके लिए है? किसके लिए है जल्दी बताना। जल्दी आंसर देना, किसके लिए मेरे भाई? व्यक्ति नहीं होगा, क्षेत्र नहीं होगा, मानक विभाग नहीं होगा। डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए है? भाषा के लिए होता है। डीडीसी में तालिका 6 किसके लिए होता है? भाषा के लिए होता है। याद रखेंगे, डीडीसी में तालिका 6 किस लिए होता है? भाषा के लिए होता है। डीडीसी में तालिका 6 किस लिए होता है? भाषा के लिए होता है। ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी। ठीक है, डीडीसी में तालिका 6 किस लिए होता है? भाषा के लिए होता है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। चलो डीडीसी में तालिका 6 किस लिए होता है? भाषा के लिए होता है। एक चीज़ को 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो अपने ऑटोमेटिक ध्यान में रह जाएगा। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सीसी में कैनन्स ऑफ एरे क्या है? सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित है? सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित, आप मुझे बता देना। देखते हैं कौन कौन बता पा रहे भाई। सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित है, चलो देखते हैं।
भाई बताना, सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित है, आप मुझे बताओगे थोड़ा सा, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो भाई। चलो, सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित है मुझे बताना थोड़ा सा। सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित, एक पक्ष के आइसोलेट से है भाई, ठीक है, विभिन्न पक्षों के क्रम से है भाई, नोटेशन की लंबाई से है, मुख्य वर्ग के क्रम से है भाई। चलिए, सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित है मुझे आप बता दो भाई। चलो देखते हैं, सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित है, जल्दी बताना सर, 5 नंबर का आंसर क्या होगा जल्दी से बताना। सीसी में कैनन्स ऑफ एरे संबंधित होता है मेरे भाई, सीसी में कैनन्स ऑफ एरे संबंधित होता है एक पक्ष के आइसोलेट के क्रम से। सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित होता है, एक पक्ष के आइसोलेट के क्रम से क्या होता है, सीसी में कैनन्स ऑफ एरे संबंधित होता है। सीसी में कैनन्स ऑफ एरे किससे संबंधित होता है, एक पक्ष के आइसोलेट के क्रम से संबंधित होता है। चलिए आगे बढ़ें, चलो भाई, ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, शेयर्स लिस्ट क्या है भाई, हाँ, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या है, SLSH। क्वेश्चन पूछ देगा SLSH का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बोलेंगे, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन कौन करता है। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन कौन करता है, आप मुझे बताओगे कौन करता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस करता है क्या, SW विल्सन कंपनी करता है क्या, RR बॉकर करता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। जल्दी से आंसर देना, आगे करता कौन है भाई, आंसर दो। चलो बताना क्या होगा सर, शेयर्स और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स का प्रकाशन कौन करता है। शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई, कौन करता है सर, SW विल्सन कंपनी, SW विल्सन कंपनी करता है। कौन करता है, SW विल्सन कंपनी करता है। कौन करता है, SW विल्सन कंपनी करता है। ठीक है, आगे बढ़ें, SW विल्सन कंपनी करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत, चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। चलो, हाँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये रहा आपके सामने अगला, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन, कमला क्या है सर, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कमला की स्थापना किस वर्ष हुई थी आप मुझे बता दो भाई। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताना भाई, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जल्दी बताना। चलो, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन कमला की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताना मुझे, देखता हूँ कौन कौन बता पा रहे हो। कमला की स्थापना कब हुई थी, 1962 में, 1972 में, 1982 में, 1992 में। कमला की स्थापना कब हुई थी, कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी मुझे बताना, थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं क्या होगा। 1962, 1972, 1982, 1992 कब हुई थी भाई, कब हुई थी कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से आंसर देना, कब हुई थी, 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। कमला की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। ठीक है, आगे बढ़ें, कमला की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये रहा, ऐसा रंगनाथन के क्या है भाई, चलो SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक विज्ञान है। SR रंगनाथन के अनुसार क्या है सर, पुस्तकालय एक विज्ञान है किसका, कला का, विज्ञान का, कला विज्ञान दोनों का, समाज विज्ञान का। पुस्तकालय एक विज्ञान है सर, किसका विज्ञान है, आप मुझे थोड़ा आंसर बताओगे सर। ऐसा रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक विज्ञान है, अगर ये पुस्तकालय किसका विज्ञान है आप मुझे आंसर दोगे, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो भाई, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। पुस्तकालय एक विज्ञान है, किस चीज़ का विज्ञान है मुझे आंसर देना, देखते हैं कौन कौन दे रहे हो। क्या होगा सर, कला का होगा, विज्ञान का होगा, कला विज्ञान दोनों का होगा, समाज विज्ञान होगा। 8 का आंसर देना क्या होगा सर, पुस्तकालय, ऐसा रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान किसका है सर, कला और विज्ञान दोनों का है। ठीक है, कला और विज्ञान दोनों का है। आगे बढ़ें, कला और विज्ञान दोनों का है। चलो, कला और विज्ञान दोनों का है, पुस्तकालय विज्ञान किसका है सर, कला और विज्ञान दोनों का है। ठीक है, आगे बढ़ें मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ये सर, यानी आशा रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान एक है, क्या है, कला और विज्ञान दोनों के लिए होता है। किसके लिए, विज्ञान नहीं होगा, कला नहीं होगा, सामाजिक विज्ञान नहीं होगा, क्या होगा सर, कला और विज्ञान दोनों के लिए आता है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो भाई, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्या है सर, हाँ, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वैन, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी,
हाँ, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, बता देना जल्दी से। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी बताना। देखो वैन का फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वायरलेस एरिया नोड होता है, वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क होता है, वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन नेट होता है। जल्दी से आंसर देना, 9 का क्या होगा भाई, 9 का आंसर देना। चलो 9 का आंसर दो, क्या होगा 9 नंबर का आंसर क्या होगा भाई, क्या होता है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, बताना। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है भाई, जी वाला होता है, ए नंबर, एवर वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, तो क्या होगा, ए फॉर एप्पल आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा सर, ए फॉर एप्पल आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका 10 नंबर। 10 बार कोड स्कैनर का किस प्रकार का डिवाइस है भाई, बार कोड स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। चलिए आपका ये क्वेश्चन कहाँ से, कंप्यूटर से आ गया, तो बताएंगे जल्दी से। बार कोड स्कैनर जो है आपका ये किस प्रकार का डिवाइस है, जल्दी आंसर देना। बार कोड स्कैनर क्या है सर, किस प्रकार का डिवाइस है, आंसर देना। बार कोड स्कैनर किस प्रकार का है सर, आउटपुट है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, और क्या प्रोसेसिंग डिवाइस है। जल्दी बताना, बार कोड स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है भाई, किस प्रकार का डिवाइस है। बार कोड स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है मेरे भाई, क्या है, बार कोड स्कैनर, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को स्कैन करते हैं, वो जो डिवाइस होता है मेरे भाई, किस प्रकार का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होता है। बार कोड स्कैनर क्या है सर, इनपुट डिवाइस है। कोई चीज़ के उससे क्या करते हैं हम लोग, जब स्कैन करते हैं तो वो क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। बार कोड स्कैनर क्या है सर, इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बारिश हो रही है सर, शांति से रूम में बैठ के हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। भारत में एनएल्ड क्या है, एल्ड एजुकेशन क्या है, भारत में एल्ड एजुकेशन यानी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, आता है या कार्य करता है। भारत में प्रौढ़ शिक्षा या क्या बोलेंगे, एल्ड एजुकेशन किस कार्यक्रम यानी कि कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक एवं आधिकारिक मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। चलो आंसर देंगे, क्या होगा, क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, सामाजिक और न्याय आधिकारिक मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय। बता दो प्रौढ़ शिक्षा किसके अंतर्गत आएगा मेरे भाई, क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय के अंतर आएगा, तो बी फॉर बॉल आंसर होगा। यानी भारत में यानी एडल्ट एजुकेशन का कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। भारत में एडल्ट एजुकेशन का कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत परेशानी कठिनाई किसी को। चलिए भाई ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए हाँ, ये रहा क्या, इनपुट ईयरबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है। ईयरबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत होता है, बताएंगे क्या सर। प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, तृतीयक होता है, और क्या है, लोकप्रिय होता है। बताएंगे जल्दी से, ईयरबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है। प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, लोकप्रिय है। जल्दी से क्या है, लोकप्रिय है। जल्दी से आंसर देना, क्या होगा, क्या होगा, ईयरबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत होता है मेरे भाई, तृतीयक सूचना स्रोत होता है। ईयरबुक तृतीयक सूचना स्रोत होता है। ईयरबुक्स तृतीयक सूचना स्रोत होता है। हम लोग कितना पढ़ रहे हैं अभी, सेट नंबर 6 पढ़ रहे हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। और यदि आपको ये वाली PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से नीचे ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और ये वाली आपको पूरा PDF आंसर के साथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और 1000 का क्वेश्चन की भी सेट हो रही है शाम में, तो आप लोग उससे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, सी फॉर कैट होगा, तृतीयक क्षेत्र में आता है, तृतीयक क्षेत्र में आता है। ईयरबुक किस प्रकार का सूचना स्रोत है, तृतीयक सूचना स्रोत के अंतर्गत आता है। SCR2 में आर का अर्थ होता है, आर का SCR2 में आर का अर्थ क्या होता है भाई, रिवाइज्ड होता है, रिपीटेड होता है, क्या है, रिप्रिंट होता है, क्या है, रिजर्व्ड होता है, ये क्या, रिजाइंड होता है। जल्दी बता दो क्या होता है मेरे भाई, SCR2 में आर का अर्थ क्या होता है, थोड़ा आंसर देना। चलो देखते हैं। SCR2 में आर का अर्थ क्या होता है सर, जल्दी बताना, आर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई। आर का SCR2 में आर का अर्थ होता है, क्या होता है, रिवाइज्ड होता है। क्या होता है, आर का अर्थ क्या होता है, रिवाइज्ड होता है। SCR2 में आर का अर्थ क्या होता है, रिवाइज्ड होता है। आगे चलें,
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे बात करते मेरे बालक। चलो ये रहा भाई। चलो क्या है, आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? चलो बताएंगे आप लोग। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष क्या हुआ था? पारित हुआ था। जल्दी से आंसर देना। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जल्दी से आंसर देना भाई। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जल्दी से बताना किस वर्ष पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1948 में, 1948 में हुआ था। किस वर्ष पारित हुआ? जल्दी बताना। आंध्र प्रदेश पुस्तकालय अधिनियम 1948 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। तो आंध्र प्रदेश कब हुआ था सर? 1960 में हुआ था। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया था? 1960 में आया था। आंध्र प्रदेश क्या आया था? 1960 में आया था मेरे भाई। कब आया था? 1960 में आया था। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, बता दो जल्दी से, आगे बढ़ें। चलो, क्या हुआ? आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय कब आया था? 1960 में आया था। चलो ओके ओके, कब आया था? 1960 में आया था। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय क्या हुआ? अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1960 में पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय कब पारित हुआ था? 1960 में पारित हुआ था। आगे बढ़ें। चलो भाई, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये रहा आपका 15 नंबर पे आते हैं सर। 15 नंबर का आंसर देंगे। इरनेट का क्या होता है? इंटरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क भारत में किस लिए एक नेटवर्क है? इरनेट भारत में किस लिए एक नेटवर्क है? जल्दी बताएंगे। इरनेट क्या है सर? इरनेट एजुकेशन एंड क्या है? इरनेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क किस लिए भारत में किस लिए काम करता है सर? भारत में किस लिए एक नेटवर्क है? बताएंगे। केवल पुस्तकालय के लिए है? जल्दी बताना क्या होगा? शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए है? और क्या होगा? केवल सरकारी कार्यों के लिए है? निजी कंपनियों के लिए? भारत में जो इरनेट है वे किस लिए काम करते हैं मेरे भाई? जल्दी से बता देना। भारत में इरनेट किस लिए काम करता है? आंसर देना। क्या होगा मेरे भाई? भारत में इरनेट केवल पुस्तकालय के लिए है, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए है, केवल सरकारी कार्यालयों के लिए है, और क्या है सर? निजी कंपनियों के लिए। जल्दी से आंसर देंगे मेरे भाई। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? कितने जल्दी से बताना। इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा। यानी इरनेट जो काम करता है शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए काम करता है। शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के लिए कौन काम करता है? इरनेट काम करता है। शैक्षणिक। चलो, दिव्या राज ने भी कितना आंसर दिया? बी फॉर बॉल। ओके, चलो भाई, चलो आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ें। दिव्या राज का भी आंसर क्या है भाई? चलो, शैक्षणिक सही है। चलो आगे बढ़ें। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? ओपन क्या है भाई? ओपन गवर्नमेंट डेटा, ओपन OGD, ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? जल्दी आंसर देना। भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया? आप ही मुझे बता दो जल्दी से। आप ही मुझे बताना। भारत सरकार द्वारा ये जो लॉन्च किया गया किस उद्देश्य से? सरकारी डेटा तक नागरिकों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकारी वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना, और ई कॉमर्स को बढ़ावा देना। बताएंगे इसमें से क्या होगा आंसर? 16 का आंसर क्या होगा भाई? 16 का आंसर क्या होगा? जल्दी से। इसका जो उपयोग किया जाता है ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म भारत सरकार द्वारा, यानी सरकारी डेटा और तकनीकी नागरिकों को पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। सरकारी डेटा तक नागरिकों की पहचान को सुविधाजनक बनाना क्या होता है सर? ओपन गवर्नमेंट डेटा का काम होता है। ओपन गवर्नमेंट डेटा का काम होता है। क्या होता है? सरकारी डेटा को सार्वजनिक नागरिकों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना होता है। चलिए, ए फॉर एप्पल। चलिए दिव्या राज आपका भी बिल्कुल सही है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा। DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड थे? DDC के 21वें संस्करण में कितने खंड थे मेरे भाई? कितने? 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे?
जल्दी आंसर देना। डीडीसी के 21वें संस्करण में आगे कितने खंड थे मेरे भाई, जल्दी बताना। डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड थे, मुझे बता दो जल्दी से, जल्दी बताना भाई। डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, आंसर देना। चलो 17 का आंसर देना भाई, क्या होगा। डीडीसी के 17 क्या 21वें खंड में कितने थे, 4 थे, 4 संस्करण थे। कितने संस्करण थे भाई, 4 संस्करण थे। आगे बढ़ें। डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड थे, 4 खंड थे। डीडीसी के 21वें संस्करण में कितने खंड थे, 4 खंड थे। सी फॉर कैट। ओके दिव्या जी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला। कोलन क्लासिफिकेशन में पी पक्ष क्या दर्शाता है। चलो श्वेता कुमारी का भी 4 आंसर। चलो भाई, चलो क्या है सर, कोलन क्लासिफिकेशन में पी पक्ष क्या दर्शाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में भाई पी पक्ष क्या दर्शाता है, आप मुझे बता दो। कोलन क्लासिफिकेशन में पी पक्ष क्या दर्शाता है। व्यक्तित्व दर्शाता है, पदार्थ दर्शाता है, ऊर्जा दर्शाता है, स्थान दर्शाता है। चलो भाई जल्दी से आंसर देना। कोलन क्लासिफिकेशन में पी पक्ष किसको दर्शाता है, आंसर देंगे तो आंसर देंगे। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो भाई कोलन क्लासिफिकेशन में पी पक्ष किसको दर्शाता है, आंसर देना। किसको दर्शाता है भाई, किसको दर्शाता है। पी पक्ष किसको दर्शाता है, जल्दी से आंसर देना। किसको, व्यक्तित्व को दर्शाता है। यानी पी फॉर क्या होता है, पर्सनालिटी किसको दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। पी पक्ष किसको दर्शाता है, व्यक्तित्व को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM कहाँ स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM कहाँ स्थित है। क्या न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में स्थित है, वाशिंगटन DC में स्थित है, क्या है बेस्टेड मेरीलैंड में स्थित है, शिकागो में स्थित है। जल्दी से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है, आप मुझे आंसर देंगे भाई। चलो जल्दी बताना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है, आप मुझे आंसर देंगे। चलो देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है, जल्दी बताना, जल्दी से आंसर देना भाई। 19 का आंसर क्या होगा, बता देना। चलो 19 का आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है भाई, कहाँ स्थित है, मैरीलैंड कहाँ स्थित है। जल्दी से 19 का आंसर बताना भाई, कहाँ है, मैरीलैंड, मैरीलैंड वेस्थेडा मैरीलैंड में स्थित है। कहाँ है, वेस्थेडा मैरीलैंड में स्थित है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो भाई, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन। 20 नंबर पे आ गए हम लोग 20 में। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे, जल्दी से जैसे एक बार सभी क्या करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यदि आप न्यू हो। यदि आपको ये वाली PDF चाहिए तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिनअप किया है, आप उससे ऐड हो जाना। वहाँ पे मैं बहुत सारा PDF सेंड कर दूंगा। मेटा डेटा का अर्थ होता है, मेटा डेटा का अर्थ क्या होता है, एक बड़ा डेटा का सेट होता है। डेटा के बारे में डेटा होता है, कच्चा डेटा होता है, गोपनीय डेटा होता है। चलो भाई बता दो मेटा डेटा का अर्थ होता क्या आखिर। चलो बताना मेटा डेटा का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताना। देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो भाई। चलो मेटा डेटा का क्या अर्थ होता है, जल्दी बताना। चलो देखते हैं मेटा डेटा का क्या अर्थ होता है। एक बड़ा डेटा होता है, कच्चा डेटा होता है, डेटा के बारे में डेटा होता है। चलो भाई गोपनीय डेटा होता है। गुड, दिव्याराज का बिल्कुल सही आंसर है। क्या होता है भाई, मेटा डेटा का क्या होता है, डेटा के बारे में डेटा आंसर होता है। चलो आगे बढ़ें। डेटा के बारे में डेटा को क्या बोला जाता है, मेटा डेटा बोला जाता है। बी फॉर बॉल आंसर होगा। चलो आगे चलें, आगे चले भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है सर, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम क्या है सर। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था भाई, जल्दी से आंसर देना। ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, जल्दी बताना। चलो एक बार क्या करेंगे सभी फटाफट से क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और क्या कर देना, शेयर भी कर देना। यदि आपको क्या है सर ग्रुप का PDF चाहिए तो आप क्या करना, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है, आप क्या करना, ऐड हो जाना। चलो भाई ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था। मेलविल डेवी ने किया था, नीना ई ब्राउनी ने किया था, जॉन कार्टेंडेना ने किया था, SR रंगनाथन ने किया था। जल्दी बताएंगे सर। चलो पीयू जी का 22 का भी आंसर 21 का आंसर D बिल्कुल गलत है। SR रंगनाथन नहीं होगा सर, इसका क्या होगा सर, ब्राउनी है। तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लो, तो इसका क्या होगा, नीना ई ब्राउनी ने किया था भाई, जिसने ओके क्या होगा सर, नीना ई ब्राउनी ने किया था भाई। चलो आगे बढ़ें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं सर। चलो 21 का D। चलो 21 का D नहीं होगा, क्या होगा, 21 का B होगा सर। बी फॉर नीना ई ब्राउनी ने किया था। चलो सर आगे चलते हैं। पुस्तकालय में सुरक्षा, देखना, पुस्तकालय में सुरक्षा जमा यानी सिक्योरिटी का डिपॉजिट किसको, पाठकों से क्यों ली जाती है। पुस्तकालयों में सुरक्षा जमा यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट
क्यों ली जाती है, जल्दी बताना सर। आंसर देना। पुस्तकों की सहायता के लिए, पुस्तकों की क्षति या हानि की सुरक्षा के रूप में, विशेष सेवा के उपयोग के लिए, पुस्तकालय के रखरखाव के लिए। जल्दी बता दो। पुस्तकालय में जो सुरक्षा जमा लिया जाता है, जिसे हम लोग क्या सिक्योरिटी मनी बोलते हैं या क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते हैं, क्यों ली जाती है विद्यार्थी आखिर क्यों ली जाती है? आंसर देना भाई, चलो आंसर देना। सर लाइक का बॉटम नहीं है, पिटोगे, लाइक का बॉटम नहीं है, देखो दिख रहा होगा बड़ा बड़ा, चश्मा लगा तू पहले। चलो भाई, तो आंसर देंगे। चलो श्वेता कुमारी क्या बी दे रहे हैं, श्वेता कुमारी बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 22 का क्या होगा? चलो भाई, आपको 2 रुपया का इनाम दिया जाता है भाई। क्या है? पुस्तकों की क्षति और या हानि की सुरक्षा के लिए क्या जाता है, क्या किया जाता है? क्या के पाठकों से सुरक्षा राशि यानी डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी लिया जाता है भाई। चलो आगे बढ़ें, क्या होगा? 22 का बी फॉर बी होगा, 22 का बी फॉर बी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। हम लोग 22 नंबर पे क्वेश्चन पे आ गए हैं, तो आप लोग क्या करें, जल्दी एक बार क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और क्या करना, शेयर भी कर देना। चलो सर, ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। चलो सर 23 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। 23 नंबर क्या है सर? RRLF किस प्रकार के पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? चलिए, बुक का किशोर के लिए, अच्छा किशोर, शुक्रिया सर, अच्छा बुक्स के लिए शुक्रिया सर, अच्छा मिल गया आपको बुक। चलो हाँ, चलो भाई, बुक्स की सुरक्षा के लिए, चलो भाई अच्छा बात है। चलो क्या है सर? हाँ, RRLF किस प्रकार की पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है? केवल विश्वविद्यालय, क्या है? केवल विशेष पुस्तकालय, मुख्य रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय, केवल क्या है? स्कूल पुस्तकालय। जल्दी से आंसर देना, 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आप लोग आंसर देंगे, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो भाई 23 का आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। 23 का आंसर क्या होगा सर? यानी RRLF जो पुस्तकालय जो अपना जो फंड देता है, किसको देता है? 23 का आंसर, 23 का दिव्याराज का सी आंसर है, और ये फिट इंडियन जी इसका भी सी आंसर है। चलिए और देखते हैं भाई, और कोई है तो बताइए जल्दी से, और कोई बताएंगे, देखते हैं और कोई बताएंगे। हाँ, बाप का ये क्या लिखो भाई, परा, हाँ इसका भी सी आंसर है। चलो भाई, पब्लिक लाइब्रेरी, हाँ चलिए श्वेता कुमारी भी सही आंसर है। तो इसका क्या होगा सर? RRLF जो अपना देता है फंड, किसको देता है? सार्वजनिक लाइब्रेरी को देता है। RRLF जो अपना फंड देता है, किसको देता है? पब्लिक लाइब्रेरी को देता है, यानी किसको देता है? सार्वजनिक पुस्तकालय, मुख्य रूप से किसको देता है? सार्वजनिक पुस्तकालय को देता है। चले आगे चलें भाई। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? Z39.50 क्या है? Z39.50 मानक जो किसके लिए उपयोग किया जाता है? Z39.50 मानक किसके लिए उपयोग किया जाता है सर? ग्रंथ सूची रिकॉर्ड का आदान प्रदान करने के लिए, ध्यान से सुनेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना पुनः प्राप्ति के लिए, डिजिटल पुस्तक के संरक्षण के लिए, और क्या सर? पुस्तकालय क्या स्वचालन सॉफ्टवेयर के लिए। किसके लिए किया जाता है आप ही मुझे बता देना जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बता रहे हो भाई। चलो बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन कौन बता रहे हो। चलो बताना जल्दी से, किसके लिए किया जाता है? 24 का आंसर देना। 24 का आंसर क्या होगा सर? Z39.50 का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना प्राप्त करने। श्वेता कुमारी आपका बिल्कुल गलत आंसर है, दिव्या राज आपका भी गलत आंसर है, इसलिए आपको चलो 10 रुपये की जुर्माना दिया जाता है। चलो भाई आंसर देंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होगा सर? क्या होगा? किसके लिए? कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना पुनः प्राप्ति के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क पर सूचना पुनः प्राप्ति के लिए क्या Z39.50 मानक का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े भैया। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो हाँ, पुस्तकालय विज्ञान के जनक क्या है सर? पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भारत में किसे कहा जाता है? पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भारत में, ये वाला क्वेश्चन बताओ कौन कौन नहीं बता पा रहे हो, देखता हूँ। चलो BC केशवन, PN कोला, SR रंगनाथन, KM असदुल्ला। अगर किसको बोला जाता है लाइब्रेरी के जनक? चलो पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसको बोला जाता है? आप मुझे आंसर दोगे जल्दी से, जल्दी बताना भाई। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जल्दी से आंसर देना भाई। चलो जल्दी से देखते हैं इसका कौन कौन। स्वाति कुमारी बिल्कुल सही है, बाप का परा सी नंबर, फिट इंडिया, ओके। चलो भाई, ए भाई तू नाम पहले चेंज कर ले, बाप की परी और परा करके रखे हो, गलत बात। चलो भाई ये रहा अगला क्वेश्चन सर। चलो अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं सर। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है सर? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखा आंसर क्या होगा सर, सी फॉर कैट देगा, सी फॉर कैट सबका आंसर सही है भाई, सबका आंसर सही है, क्या होगा सी फॉर कैट। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जाना जाता है, किसको जाना जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जाना जाता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आंसर देंगे सर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, फैक्ट ऑन फाइल, फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है, क्या सर फैक्ट ऑन फाइल जो प्रकाशन है किस प्रकार का प्रकाशन है, विश्वकोश है, शब्दकोश है, समाचार डाइजेस्ट, समाचार डाइजेस्ट या साप्ताहिक विश्व समाचार सार है, ये जीवन संग्रह है, बता दो फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है, जल्दी आंसर देना भाई। चलो 26 का आंसर देंगे, फैक्ट ऑन फाइल जो है किस प्रकार का प्रकाशन, आप ही मुझे आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो भाई, फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है, जल्दी से आंसर देना, जल्दी आंसर देना भैया, जल्दी से आंसर देना। फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है, आंसर देना जल्दी से। चलो देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। फैक्ट ऑन फाइल किस प्रकार का प्रकाशन है भाई, किस प्रकार का प्रकाशन है, आंसर देना। फैक्ट ऑन फाइल जो प्रकाशन है भाई किस प्रकार का है, सबका आंसर सी आ रहा है, सबका आंसर सी आ रहा है। किसका सर, देखो एक चीज़ याद रखना, मैंने पूरा जितना बुक कराया है सबसे बड़ा वाला जो आंसर होगा, जो सबसे बड़ा आंसर दिया रहेगा 90% केस में वो सही होता है, ठीक है। समाचार यानी समाचार डाइजेस्ट और क्या साप्ताहिक विश्व समाचार सार है सर, ठीक है, समाचार सार है विश्व समाचार यानी बड़ा वाला। और यदि कोई ऑल वाला आंसर आ जाए तो वो वाला भी सही अभी तक सारा पाया है, और सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो वाला सारा सही हुआ है। एक दो कभी कभी मिसिंग गलत हुआ है, लेकिन 90% केस में सर सबसे बड़ा वाला सही हुआ है और ऑल वाला सही हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई, चलो आगे चलते हैं। ISBD में जी का क्या अर्थ होता है, ISBD में जी का अर्थ क्या होता है, जनरल होता है, गाइड होता है, ग्लोबल होता है, गवर्नमेंट होता है, जल्दी बताना ISBD में जी का क्या अर्थ होता है, जल्दी से आंसर देना भाई। ISBD में जी का क्या अर्थ होता है, चलो भाई जल्दी से आंसर देना, क्या होता है, जनरल होता है, गाइड होता है, ग्लोबल होता है, गवर्नमेंट होता है। चलो बता दो सर जी का अर्थ क्या होता है, ISBD में ISBDG में जी का अर्थ क्या होता है भाई, जी का अर्थ आंसर देना, क्या होगा जी का अर्थ क्या होता है, जनरल होता है। तो 27 का एफर और चलो भाई बिल्कुल सही है जी बाबू जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा जनरल होगा। श्वेता कुमारी बिल्कुल सही है, चलो क्या होगा जनरल होगा। यदि आपको ये वाली PDF चाहिए तो क्या करेंगे आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाना। मैं बहुत सारा मैं PDF वहाँ 500 MCQ जो अभी तक सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, KVS हो, NVS हो, UGC नेट हो, टोटल एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी जो बैक ईयर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर इंडिया में जितनी हुई है 500 से 1000 के बीच में मैं क्वेश्चन देने है मेरे पास PDF, वो मैं व्हाट्सएप में करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसका मैंने करा दिया 1.5 घंटे का एक सेट, और सेट कराने वाला हूँ। तो वो आपको ये चाहिए PDF और क्लास करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाना, जो कि नीचे पिन किया हुआ है भाई, ठीक है। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन, ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, जल्दी बताना। केवल सूचना संग्रहित करना होता है, क्या संगठन के बौद्धिक संपदा को कैप्चर, साझा और उपयोग करना होता है, केवल पुस्तकों का प्रबंधन करना होता है, सॉफ्टवेयर विकसित करना होता है, जल्दी बता दो सर 28 का आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा, पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन यानी नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जल्दी आंसर देना। पुस्तकालय में ज्ञान प्रबंधन नॉलेज मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जल्दी बताना क्या होता है, क्या होता है, केवल सूचना को संगठित करना होता है, संगठन की बौद्धिक संपदा को कैप्चर या साझा करने का उपयोग करना होता है, जल्दी बता दो क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। देखो इसमें भी बड़ा वाला आंसर है तो 28 का भी क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। संगठन के बौद्धिक संपदा को कैप्चर करना, साझा करना और उपयोग करना किसका काम होता है, नॉलेज मैनेजमेंट का काम होता है, तो बी फॉर बॉल आंसर होगा। किसका काम होता है, नॉलेज मैनेजमेंट का काम होता है। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलो सर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, राइडर्स क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया भाई, चलो ये आपका अगला क्वेश्चन, राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन भाई किसने विकसित किया है, आंसर देना जल्दी से आंसर देना, देखते हैं कौन कौन दे रहे हो भाई। चलो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया है, जल्दी बताना, चलो बता दो जल्दी बता दो। मेलविल डीवी ने किया था, क्या किया था, प्रो मेंटेन ए राइडर ने किया था, ऐसा रंगनाथन क्या, हेनरी ई विल्स ने किया था। राइडर्स बता दो जल्दी से किसने किया है भाई, किसने किया है, राइडर्स। सर राइडर्स यहाँ भी है तो राइडर्स वाला भी ऑप्शन होगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। चलो भाई श्वेता कुमारी जी, फिट इंडिया जी आपका बिल्कुल सही है, क्या है सर, फ्रीमोंट ए राइडर ने किया था, किसने किया है, राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन
ब्रूमोंट ए राइडर ने किया, किसने? बिफोर बॉल। आंसर होगा डी, नहीं होगा जी, डी नहीं होगा, हेनरी विल्सन नहीं होगा। देखो यहाँ भी राइडर है, यहाँ भी राइडर है, ये भी थोड़ी सी ध्यान रखना। तो राइडर वाला दूसरे नाम का देगा भाई। श्वेता कुमारी बिल्कुल गलत आंसर। तो क्या होगा? ये वाली आंसर होगी सर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं सर। ये आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को ई अध्ययन पोर्टल किसने विकसित किया? भाई देख लो, ई अध्ययन पोर्टल जो है किसने विकसित किया? जल्दी से बताना भाई, जल्दी से बताना। ई अध्ययन पोर्टल किसने विकसित किया है? जल्दी बताना कि हाँ किससे, सॉरी, ई अध्ययन पोर्टल किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जल्दी बताना। उच्च शिक्षा के लिए ई बुक, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराता है, स्कूल स्तर के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता है, क्या है? अनुसंधान पत्रिकाओं तक पहुंच है। जल्दी बता दो सर, ई अध्ययन क्या करवाता है? ई अध्ययन का कार्य क्या होता है? जल्दी बता दो भाई। ई अध्ययन, ई अध्ययन, ई बुक, ई अध्ययन, ये सबका कार्य क्या होता है मेरे भाई? जल्दी से आंसर देना। ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही है, श्वेता कुमारी बिल्कुल सही है, और सबका बाप का परा भी बिल्कुल सही है। चलो भाई, ये क्या है? स्मार्टी। ओके, बिल्कुल आपका भी सही है सर। तो क्या होगा सर? उच्च शिक्षा के लिए ई पुस्तकें, उच्च शिक्षा के लिए ई पुस्तकें होगी सर। क्या ई संसाधन का क्या काम होता है? उच्च शिक्षा के लिए ई पुस्तकें उपलब्ध कराना। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए ई पुस्तकें उपलब्ध कराना किसका काम होता है? ई अध्ययन का कार्य होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा शोध सिंधु। क्या है? शोध सिद्धि क्या है? बताओ जल्दी से, शोध सिद्धि क्या है? एक शोध प्रबंधक डेटा सेट है क्या? एक साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है? ई जनरल क्या कंसोर्टियम है? एक पुस्तकालय स्वचालन सॉफ्टवेयर है? शोध सिंधु क्या है? जल्दी से बताना मेरे भाई, शोध सिंधु है क्या? चलो जल्दी से 31 का आंसर देना। शोध सिंधु है क्या भाई? चलो आंसर देना, शोध सिंधु क्या है? चलो आंसर देंगे, शोध सिंधु है क्या? आखिर भाई जल्दी से बता देना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो क्या होगा? शोध सिंधु क्या है? साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। क्या होता है? शोध सिंधु। शोध सिद्धि क्या है सर? साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला एक क्या है सर? सॉफ्टवेयर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? शोध सिद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोध सिद्धि बोलते हैं। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को? वॉइस अच्छी है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं भाई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग कब आया था भाई? 1964 से 66 में। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए विश्वविद्यालय बजट का कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश करती है? चलो बता दो। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 में विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए कुल विश्वविद्यालय बजट का कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की है? 5%, 6.5% से 10%, 12% और 15%। चलो आंसर दोगे भाई, 32 का आंसर देना। चलो जल्दी जल्दी से आंसर देना। श्वेता जी आपका बिल्कुल गलत आंसर है। बी जितने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है। क्या होगा? 6.5 से 10% तक, यानी कोठारी समिति याद कर लेंगे, 6.5 से 10% तक क्या देता है? वो खर्च करने की अनुमति देता है, यानी सिफारिश की थी। कितना, यानी टोटल विश्वविद्यालय बजट का कितना परसेंट? 6.5 से 10% तक क्या करना है? ये करना है। चलो यदि आपको सेशन अच्छा हो लग रहा हो तो क्या करेंगे? एक बार फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और यदि आपके फैमिली में और भी कोई तैयारी कर रहे हो तो क्या करेंगे? आप लोग शेयर भी कर देंगे। सर हम लोग क्या शेयर भी कर देंगे, सबको थोड़ा सब्सक्राइब करवा भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये आपका अगला 31 पे आते हैं सर। चलिए 31 पे आते हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। 1000 सेट का भी एक PDF दूंगा। वहाँ पे बहुत सारा किशोर कुमार का मैं पूरा बुक दे दूंगा। बहुत सारा बुक जितने भी आएगी PDF वाली बुक ना, बहुत यूथ पब्लिकेशन का आपको पूरा बुक का PDF मिल जाएगा, जो कि आपको बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी सर, आपको वहाँ मिल जाएगी। जो बुक उपलब्ध है, यानी कि आ जाती है, वो बुक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से। ठीक है, जो स्कैन होके मिल जाता है। चलो CC में निर्देशक प्रविष्टि यानी बता दो का अर्थ होता है। जल्दी बता। रेफरेंशियल एंट्री का क्या अर्थ होता है? जल्दी से। CC में रेफरेंस एंट्री यानी निर्देशक प्रविष्टि का क्या कार्य होता है? CC में क्या होता है सर? निर्देशक प्रविष्टि का क्या कार्य होता है सर? मुख्य जानकारी प्रदान करना, एक शीर्षक या नाम से दूसरे शीर्षक या नाम पर निर्देशित करना, और बताना सर पुस्तक का भौतिक विवरण देना, और वर्गीकरण संख्या प्रदान करना। चलो 33 का आंसर देना। 33 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? चलो मैंने क्या बोला सर? जो सबसे बड़ा आंसर होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो आंसर देंगे। तो इसका भी आंसर क्या होगा सर? बी फॉर बॉल होगा। बी फॉर बॉल होगा। क्या CC में ये क्या होता है सर? निर्देशक प्रविष्टि का अर्थ होता है शीर्षक या नाम से दूसरे शीर्षक या नाम पर निर्देशित करना। क्या बोला था? जो सबसे बड़ा आंसर होगा उसको मार देना, यदि कुछ समझ में नहीं आए तो।
ठीक है, एक शीर्षक या नाम से दूसरे शीर्षक या नाम पर निर्देशित करना। आगे बढ़ें, बी फॉर बॉल, इसका भी आंसर बी फॉर बॉल होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, बता दो। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, रामपुर उत्तर प्रदेश में है, हैदराबाद तेलंगाना में है, पटना बिहार में है। जल्दी बता दो सर, रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे आप सभी। चलो जल्दी से आंसर देंगे। रामपुर राजा लाइब्रेरी, देखो मैंने अभी तक जितना पर 6 सेट कराया है, टोटल 6 सेट चल रहा है। 6 सेट तक में मैंने अभी तक 2 चीज़ ऑब्जर्व किया है। यदि ऑल ऑप्शन आ रहा है तो सारा सही है, वो वाला एक भी नहीं गलत हुआ है, और नहीं कुछ समझ में आता है जो कि नॉर्मल क्वेश्चन यदि बड़ा उसका ऑप्शन दिया रहा है वो वाला सही आ जाता है, ठीक है। हाँ, राजा देखो ये तो ऑप्शन ऐसे रामपुर राजा, यहाँ भी रामपुर, तो कहाँ है रामपुर राजा? उत्तर प्रदेश में। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, जल्दी से बताना, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। रामपुर राजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलो, डॉक्यूमेंट रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग सेंटर, DRTC। चलो एग्जाम में पूछा जाता है DRTC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बोलेंगे? डॉक्यूमेंटेशन, क्या है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। DRTC डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, याद कर लेना। DRTC का फुल फॉर्म डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कि बेंगलोर के कहाँ स्थित है सर, पूछेगा। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च DRTC की स्थापना कहाँ पे है? बेंगलोर में। अब इसकी स्थापना किसने की थी सर, जल्दी बता दो, किसने की थी? UGC ने की थी, CSIR ने की थी, CSIR ने की थी, और उसके बाद SR रंगनाथन ने की थी, INSDOC इंस्डॉक ने की थी। जल्दी बता दो भाई किसने की थी, जल्दी बताना किसने की थी। 35 का आंसर दो भाई, देखते हैं किसने की थी भाई। DRTC का स्थापना किसने की थी? चलो भाई सी जिसका भी आंसर है, क्या होगा? सी फॉर रंगनाथन जी ने किया था। चलो नहीं, ए नहीं होगा, UGC नहीं होता मेरे भाई। क्या ये स्केयर भी नहीं होता है, इसके ये आई क्या है? क्या है? CSIR भी नहीं होता है। CS किसने किया था? रंगनाथन जी ने किया था। किसने किया था? रंगनाथन जी ने किया था। चलिए आगे चलते हैं सर। भारत में डिज़ाइन एक्ट, ठीक है, भारत में डिज़ाइन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? चलो बता दो जल्दी से। 1970 में, 1999 में, 2000 में, 2005 में। भारत में डिज़ाइन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? जल्दी से बताना, चलो बताओ जल्दी से। भारत में डिज़ाइन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर देंगे जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। भारत में डिज़ाइन एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था मेरे भैया? जल्दी से आंसर देना। भारत में डिज़ाइन वर्ष यानी डिज़ाइन एक्ट, डिज़ाइन कानून, ठीक है, कब लागू हुआ था? जल्दी से आंसर देना सबका। क्या होगा? बी फॉर बॉल दे रहे हैं, बी फॉर नहीं, बी कब? ये चलो 2 ऑप्शन काट देता हूँ सर, ये काट दिया। चलो आंसर दो, अब चलो आंसर दो। सी और डी में कौन कौन आंसर दे रहे हो, जल्दी बता दो। सी और डी। सी कब हुआ था? डिज़ाइन एक्ट कब लागू हुआ था? 2000 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है। डिज़ाइन एक्ट कब लागू हुआ था? 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को परेशानी कठिनाई है क्या? जल्दी बताना। डिज़ाइन एक्ट कब लागू हुआ था? 2000 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए, DDC में तालिका 7 किसके लिए भाई? चलो ये भी बताना। DDC में तालिका 7 किसके लिए है? मानक उपविभाग के लिए है, क्षेत्र के लिए है, व्यक्तियों के लिए है, भाषा के लिए। तो बारिश का मौसम है, शांति से चुपचाप से गेट बंद करके हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, ठीक है। बारिश चल रही है, बाहर में बहुत बारिश हो रही है, फिर भी आज नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, इस बात की खुशी है। शाम में मैंने करा था, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी, नहीं आ पाया था लाइव। ऐसे शाम में देखो 9 से 10 9:30 बजे से कितने 9:30 बजे से 11 बजे तक मैं क्या करता हूँ, 1000 जो MCQ है प्रीवियस ईयर PYQ वाला लेके आता हूँ, ठीक है। तो आप लोग उसमें ज़रूर जुड़ेंगे, आप लोग उसमें सभी ज़रूर जुड़ना, ठीक है। ये वाला सेशन ज़रूर करना, इसमें PYQ का टोटल अटेंड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो बता दूँ, DDC में तालिका 7 किसके लिए है सर? मानक उपविभाग के लिए है, किसके लिए? क्षेत्र के लिए, व्यक्ति के लिए, भाषा के लिए। जल्दी बताना सर किसके लिए है? सी फॉर किसके लिए सर? टेबल 7 किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। सी फॉर स्क्वाड, सी फॉर कैट, बिल्कुल आंसर सही है। आगे बढ़ें, सी फॉर कैट बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन पे आगे हम लोग बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलो सर, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर? हाँ,
ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखना, फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? जल्दी बताना। ग्रंथ सूची विश्लेषण के लिए, क्या उपयोगिता की राय और दृष्टिकोण जानने के लिए, गुणवत्ता अध्ययन, परिसंचलन विश्लेषण के लिए, और क्या स्टॉक सत्यापन के लिए? फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? जल्दी बताना। फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? जल्दी से बता दो भाई, कोई तो मुझे आंसर दे दो जल्दी से। फोकस ग्रुप इंटरव्यू किस प्रकार के अध्ययन में उपयोगी है? जल्दी आंसर देना, 1 मिनट रुक जाओ तो, जल्दी से आंसर देना, किसके लिए उपयोगी है भाई? जल्दी से आंसर देना। नेटवर्क इशू आ रहा है कभी कभी। चलो, बी फॉर बॉल, हाँ तो बी फॉर बॉल इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा। उपयोगिता की राय और दृष्टिकोण को जानने के लिए क्या किया जाता है? फोकस इंटरव्यू किया जाता है। क्या किया जाता है? फोकस इंटरव्यू किया जाता है। देखो ये वाला भी सबसे बड़ा आंसर यही हुआ, ये थोड़ी सी ध्यान रखना, ठीक है। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। चलो, वर्चुअल लाइब्रेरी यानी वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? जल्दी बता देना सर, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? चलो ये वाला आंसर तो देखते हैं कौन कौन दे पा रहे हो। चलो भैया आंसर देना, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? आंसर देना भैया। चलो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है? आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो भाई, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या है सर? एक भौतिक पुस्तकालय में सारी आभासी वास्तविक तकनीकों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का एक संग्रह जिससे दूर क्या एक्सेस किया जा सके। एक बहुत बड़ा पुस्तकालय भवन, एक पुस्तकालय जो केवल रात में खुला रहा। चलो बता दो वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होता है? जल्दी से आंसर देना। वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होता है? जल्दी से आंसर देना। चलो सर ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या होगा सर? बी फॉर बॉल, ये ही लगता है सबसे बड़ा है, तो क्या होगा? बी फॉर बॉल, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक साधनों का एक संग्रह जिसे दूर से एक्सेस किया जा सके। जिसे क्या किया जा सके? दूर से एक्सेस किया जा सके, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो भाई आगे चलते हैं। राजस्थान लाइब्रेरी का पेपर क्या किस दोस्त का? नहीं पता नहीं, कोई हाँ था, पर वो तो कल, हाँ 27 को है ना, किसी किसी का है बोल रहा था रात में कोई भाई। चलो 27 में आते हैं, चलो 40 नंबर में आते हैं भाई 40 नंबर में आते हैं। 40 नंबर में क्या है सर? हाँ ले रहा राजस्थान के कैनन ऑफ क्या है? हॉस्पिटैलिटी क्या है? कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है, क्या होता है सर? क्या रंगनाथन के कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या होता है? जल्दी बता देना। कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या होता है? जल्दी बता देना मेरे भाई, जल्दी बता देना क्या होता है। देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी का क्या अर्थ होता है? जल्दी से आंसर देना, देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। चलो बताना भाई, कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर देना। 40 का आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। क्या होगा सर? जल्दी से आंसर, 40 का आंसर क्या होगा? जो बी क्या होगा मेरे वाला? देखो ये भी बड़ा है, तो क्या आइसोलेट्स को उनके स्थान पर समायोजित करने का लचीलापन देता है। कौन देता है? कैनन ऑफ हॉस्पिटैलिटी देता है, तो ये फॉर आंसर ए होगा। सर फॉर्म आ गया क्या? नहीं अभी नहीं आया है, पर आने की संभावना आ गई, बहुत जल्द आ जाएगी। टाइम भी बहुत कम मिलने वाला, इसलिए टेंशन ना ले, लगे रहें। जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया, इसीलिए लगे रहे तो अच्छी होगी, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो सकती है, पहले बता दे रहा हूँ। चलो आगे चलते भाई। क्लिप क्या है? CLIP क्लिप चार्टर्ड इन क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी ऑन इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स किस देश का व्यावसायिक निकाय? जल्दी बता दो भैया, जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा। जल्दी बता दो सर क्या होगा? क्या है सर? क्या है? क्लिप चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोफेशनल्स किस देश का प्रमुख व्यावसायिक निकाय? जल्दी बता दो आंसर क्या होगा भाई। क्या है? यूके का है, कनाडा का है, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से आंसर देना भैया, क्या होगा? किसका है? यूके का है। किसका है? यूके का है। यूके का है। किसका है? यूके का है। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ें। चलो सर यूके, हाँ यूके का होगा सर, यूके का होगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए गाइड टू इंडिया पीरियोडिकल लिटरेचर
लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? गाइड टू इंडिया पीरियोडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है भाई, ये मुझे बता दो जल्दी से। गाइड टू इंडिया पीरियोडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? चलो हम लोग आधा करने वाले हैं, आधा दूर तक पहुंच गए हैं, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे। चलो भाई, गाइड टू इंडिया पीरियोडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना। गाइड टू इंडिया पीरियोडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है, जल्दी से आंसर देना, जल्दी बताओ क्या होगा सर, क्या होगा, कौन करता है, कौन करता है? 42 का आंसर देना। 42 का क्या होगा भाई, कौन करता है? इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस गुड़गांव करता है। कौन करता है? इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस क्या करता है? गुड़गांव करता है। क्या करता है? गाइड टू इंडिया पीरियोडिकल लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? इंडियन डॉक्यूमेंटेशन सर्विस गुड़गांव करता है। कौन करता है? गुड़गांव करता है। आगे बढ़े, जल्दी बताना भाई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन पे आते हैं भैया। चलो यहाँ से आ जाते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। भाई ये तो दिख नहीं रहा है, चलो थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे कि ये देखो लाइन क्या है, लाइन आइटम बजट क्या है, लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या है? लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या होती है, बता दो जल्दी से बताना। लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या होती है, मुझे जल्दी से बताना मेरे भाई। लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या होती है, जल्दी से बताना। देखते हैं कौन कौन बता रहे हो। लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या होती है, जल्दी बताना मुझे, ठीक है। चलो जल्दी बताना, लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या क्या होती है, जल्दी बताना। लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या क्या होती है, जल्दी। गुड मॉर्निंग सर, मैं लाडो। अच्छा तू नाम चेंज कर ली लाडो। चल बताओ, लाइन आइटम बजट की मुख्य विशेषता क्या है सर, जल्दी। ये वाली क्वेश्चन थोड़ी कम दिखेगी तो माफ़ करना मुझे, जल्दी बताना। लाइन क्या है? कार्यक्रमों पर केंद्रित होता है। क्या है? यह व्यय की प्रत्येक मदद को नियंत्रित रखता है। यह प्रकाशन को मापता है। यह शून्याकार से होता है। जल्दी बता दो सर, लाइन आइटम बजट कहाँ से होता है, जल्दी बता दो क्या होता है सर। यह व्यय की प्रत्येक मदद को नियंत्रित रखता है। यह व्यय की क्या करता है सर, प्रत्येक मदद को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। अच्छे से नहीं दिख रही होगी, थोड़ा सा अब दिख जाएगी, देखना क्या है। हाँ क्या है? उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डिक्शनरी, उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डिक्शनरी का जानकारी प्रदान करती है। कौन करता है प्रदान, जल्दी बताना भाई, जल्दी से बताना, जल्दी बताना कौन प्रदान करता है। उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डिक्शनरी की जानकारी कौन प्रदान करते हैं, क्या प्रदान करती है, क्या करती है? पुस्तक के बारे में करती है। विश्व भर की सामायिक पत्रिकाओं के बारे में विस्तृत ग्रंथ सूची जानकारी देता है। जल्दी से इसका आंसर क्या दे दें, दिख नहीं आ रहा तो मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ भाई। क्या करता है? उलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डिक्शनरी क्या करता है, विश्व भर की सामयिक पत्रिकाओं के बारे में विस्तृत ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी देता है। क्या कहता है? विस्तृत ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी देता है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन पे आते हैं भैया। चलो अब दिखेगा सही से, चलो अब दिखेगा क्या है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान या लोकेशन के महत्व को जोड़ देता है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों में से कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान यानी कि उसके सर स्थान को जोड़ देता है? जल्दी बताना भाई, जल्दी से आंसर देना, कौन सा नियम उसके पुस्तकालय के स्थान को जोड़ देता है, जल्दी बताना, जल्दी बताना सर, कौन सा स्थान उसके नियम को जोड़ देता है, जल्दी से बताना, जल्दी से, बिल्कुल भी लेट नहीं करनी। ओके, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक मेरे नीचे हो जाओ, गुड्डा मिल जाएगी, टेंशन ना ले। तू पीडीएफ क्या करेगी रे, पहले ये बता दो मुझे। हाँ, तो कौन सा सूत्र देता है सर? 45 का कौन सा होगा सर? क्या होगा? सी होगा। चौथा सूत्र देता है कि लोकेशन उसका कहाँ हो, लोकेशन यानी उसका समय बचेगा, तो क्या होगा इसका आंसर? 4 नंबर आंसर होगा, 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, नहीं चौथा सूत्र होगा मेरे भाई, चौथा सूत्र होगा। नेटवर्क इशू आ रही है भाई, नेटवर्क इशू आ रही है, नेटवर्क इशू आ रहा है भाई, नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन।
विनिसिस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के डेटा के लिए डिज़ाइन किया गया है? विनिसिस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के डेटा के लिए डिज़ाइन किया गया, आप मुझे बता दो जल्दी से। संख्यात्मक डेटा के लिए, ग्रंथ सूची संबंधी पार्टी डेटाबेस के लिए, इमेज डेटा के लिए, मल्टीमीडिया डेटाबेस के लिए। जल्दी बताना, विनिसिस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के डेटाबेस के लिए डिज़ाइन किया गया है? विनिसिस सॉफ्टवेयर किस प्रकार के डेटाबेस के लिए डिज़ाइन किया गया, जल्दी बताना भाई, जल्दी बताना क्या होगा। ग्रंथ सूची संबंधी डेटाबेस के लिए विनिसिस का उपयोग किया जाता है। विनिसिस का उपयोग क्या किया जाता है? ग्रंथ सूची संबंधी या पाठ्य डेटाबेस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विनिसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विनिसिस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलें। चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं भाई। चलो भैया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? हाँ, क्या हुआ इसका? हाँ, रिज्ड क्या है? राइज्ड डाइजेस्ट क्या है? राइट डाइजेस्ट क्या है भाई, बता दो जल्दी से, जल्दी बताना भैया। राइट डाइजेस्ट क्या होता है, जल्दी बताना मुझे, आप जल्दी से बता दो। राइट डाइजेस्ट क्या है, जल्दी बताना, जल्दी बताना सर। राइट डाइजेस्ट क्या है, जल्दी बताना क्या होगा। राइट डाइजेस्ट क्या है, आप मुझे बता दो। क्या है सर? मूल शोध लेख हैं, विस्तृत लेखों का संक्षिप्त सार है, क्या एक विश्वकोश है, एक शब्दकोश है। राइट डाइजेस्ट क्या है, जल्दी बताना भैया, जल्दी से आंसर देना। राइट डाइजेस्ट क्या है, जल्दी आंसर देना। राइट डाइजेस्ट क्या है? राइट डाइजेस्ट क्या है, जल्दी बताना सर, क्या है? राइट डाइजेस्ट क्या है सर? एक विस्तृत लेखों का संक्षिप्त सार है। राइट सर नहीं दिख रहा है, हाँ थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रहा है बउआ, क्या करें, नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए से हो रहा है प्रॉब्लम, क्या करूँ, अब दिख जाएगी, टेंशन ना लो, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लो, मेरे में नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए, मेरे में नेटवर्क काम नहीं कर रहा है सही से। हाँ चलो बताओ। राइट डाइजेस्ट क्या है सर? विस्तृत लेखों का एक संक्षिप्त सार है। राइट डाइजेस्ट क्या है? विस्तृत लेखों का क्या है? एक सर संक्षिप्त सार को क्या बोलते हैं हम लोग? राइट डाइजेस्ट बोलते हैं। राइट डाइजेस्ट को क्या बोलते हैं? विस्तृत लेखों का एक क्या है? संक्षिप्त सार है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट डाइजेस्ट बोलते हैं। ये रहा आपका अगला। क्या? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या है? मराठवाड़, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना किसका महत्वपूर्ण योगदान था? SR रंगनाथन का, PN कोला का, S बसरुद्दीन का, VV काले का। जल्दी से बता दो भाई किसका था, जल्दी से आंसर देना, देखते हैं कौन आंसर दे रहे हो। 48 का आंसर दे दो, 48 तक आ गए मेरे भाई। क्या होगा 48? क्या होगा? S बसरुद्दीन यानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था मेरे भाई? किसने दिया था? S बसरुद्दीन ने दिया था। किसने दिया था? S बसरुद्दीन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? S बसरुद्दीन ने दिया था। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? रंगनाथन द्वारा विकसित क्या है? एनालिटिको सिंथेटिक, रंगनाथन द्वारा विकसित एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का अर्थ होता है। एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ होता है मेरे भाई? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्या अर्थ होता है? बी फॉर बॉल होगा। विषयों का विश्लेषण करके उनके घटकों को पहचानना और फिर उसे संश्लेषित करके वर्ग बनाना। क्या होता है सर? संश्लेषित करके उसका वर्ग बनाना। क्या होता है? विषयों का विश्लेषण करके उसके घटनों को पहचानना, फिर उसे संश्लेषित करके वर्ग बनाना। किसका सर? एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का कार्य होता है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिएटिव कॉमन्स क्या है सर? क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या प्रदान करते हैं? क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या प्रदान करते हैं मेरे भाई? जल्दी से बता दो। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या प्रदान करते हैं मुझे बताना जल्दी से, देखता हूँ कौन कौन बता रहे हो। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या प्रदान करता है मुझे जल्दी से बताना, क्या क्या प्रदान करता है। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्या क्या प्रदान करता है मेरे भाई? जल्दी से बता देना क्या प्रदान करता है। बी फॉर बॉल होगा। रचनाकारों को अपनी रचनाओं पर नियंत्रण देने के साथ साथ साझा करने की अनुमति देता है। क्रिएटिव कॉमन्स क्या लाइसेंस प्रदान करता है? रचनाकारों को अपनी रचनाओं पर नियंत्रण देने के साथ साथ साझा करने की अनुमति भी देती है। साझा करने की क्या करती है? अनुमति भी देती है। इसका क्या होगा? बी फॉर बॉल आंसर होगा। बी फॉर बॉल आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है?
क्या है PERT और CPM क्या है, PERT और CPM क्या है सर, क्या है बजटिंग तकनीकें हैं, परियोजना प्रबंधन तकनीकें हैं और परिसरण प्रणालियां हैं, वर्गीकरण योजना है। जल्दी बता दो मेरे भाई क्या है सर, PEM, PERT एंड क्या सर, CPM ये है क्या आखिर, जल्दी बताना। PEM जल्दी से बताना क्या है सर मेरे भाई, क्या है जल्दी बताना, कोई बता दो क्या है ये आखिर है क्या भाई, क्या है भाई, जल्दी से आंसर देना क्या है, परियोजना प्रबंधन तकनीक है। ये क्या है सर, परियोजना प्रबंधन तकनीक है। ये क्या है, परियोजना प्रबंधन क्या है, तकनीक है। ठीक है, क्या परियोजना प्रबंधन तकनीक है। चलिए, यदि मैं देखो इतना देर तक आ गया है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से मेरे भाई एक बार क्या कर देना, आप सभी क्या करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और क्या कर देना, शेयर कर देना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना। जल्दी जल्दी से क्या कर देना, एक बार क्या कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्या कर दो मेरे भाई, शेयर भी कर दो आप सभी। ठीक है, जल्दी से चलो जल्दी से कर देना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा, बी फॉर बॉल होगा। चलो भैया, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलो बिल्कुल सही आंसर है भैया आपका। चलो ये रहा आपका, एक मिनट रुको, यहाँ कितना, हाँ ये हो गया। हाँ अब कहाँ आएंगे भाई, यहाँ आगे। चलो देखो 50% मैंने ख़त्म कर दिया और 50% बचा हुआ है भाई, तो 50% पे अब आते हैं, फिर से चलते हैं। चलो लगे रहना हम लोग को, भिड़े रहना, रुकना नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन के रिसोर्सेज, NROER का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। किसकी एक पहल है, UGC की है, ICET की है, NCERT की है, IGNOU की है, ACIT की है। जल्दी से बताना मेरे भाई क्या होगा, ये आखिर किसकी पहल है, जल्दी बता देना। नेशनल डिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज आखिर किसकी पहल है, जल्दी मुझे बता दो भैया। चलो देखते हैं कौन कौन बता रहे हो, जल्दी बताना ये किसकी पहल है, मुझे बताना भाई, देखते हैं कौन कौन बता रहे हो। फिर ये किसकी पहल है मुझे बता देना, जल्दी बताना भैया किसकी पहल है भैया, जल्दी से। सर बी क्या होगा, CIT और NCERT की पहल है, CIET और क्या NCERT की पहल है क्या सर, NORER किसकी पहल है, CIT और NCERT की पहल है, CRT और NCERT की पहल है। नेशनल डिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन क्या है, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज है। आगे बढ़ें, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है, CW हैंसन ने सूचना स्रोत को कितने प्रकार से विभाजित किया, CW हैंसन ने सूचना स्रोत को कितने प्रकार से विभाजित किया भाई, जल्दी से बता देना। CW हैंसन ने सूचना स्रोत को कितने प्रकार से विभाजित किया है या कितने प्रकार से बांटा भैया, ये बता दो मुझे, जल्दी से बताना भैया। 2 है, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जल्दी से आंसर देना। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, चलो जल्दी से होगा आंसर बताना भैया, जल्दी से। क्या होगा, बी होगा, 3 होगा, नहीं सर, कितने प्रकार से बांटा है, 2। CW हैंसन ने सूचना स्रोत को कितने भागों में बांटा है भाई, कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। क्या है, चलो भाई जानवे भाई। चलो यदि आपको इसका PDF चाहिए तो क्या करेंगे आप, हमारे कमेंट सेक्शन के जस्ट नीचे में आपको देखें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पिन पे, तो आप क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाना। और सर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना और क्या करना, शेयर भी कर देना। ठीक है, देख रहे हैं नेटवर्क इशू आ रही है, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, घूम रहा होगा कभी कभी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मेडिकल लिटरेचर क्या है, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिलेटिव सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया भाई, जल्दी से बता देना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा, नेशनल लाइब्रेरी ऑन मेडिसिन NLM के द्वारा USA के द्वारा, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। बता दो, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया भाई, किसके द्वारा विकसित किया गया है, क्या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिकल USA के द्वारा विकसित किया गया है। बी फॉर बॉल आंसर होगा, क्या होगा, बी फॉर बॉल आंसर होगा, बी फॉर बॉल आंसर होगा। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। चलो
चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? सहकारी सूचना क्या भाई? सहकारी सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या भैया? जल्दी बता दो मुझे। सहकारी सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से आंसर देना। सहकारी सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? जल्दी से आंसर देना। सहकारी सूचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करना और मानकों से सुधार करना। सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करना और मानकों में सुधार करना किसका काम होता है? सहकारी सूचना का काम होता है। सहकारी सूचना का क्या काम होता है? सूचीकरण की लागत और प्रयास को कम करना और मानकों में सुधार करना। सूचीकरण की लागत और प्रयासों को कम करना और मानकों में सुधार करना किसका काम होता है? सरकारी सूचना का काम होता है। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़े, जल्दी बताना, आगे बढ़े, जल्दी से बताना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 56 में। साइबर मैट्रिक्स। साइबर मैट्रिक्स किसका अध्ययन कराता है भाई? जल्दी से आंसर देना। साइबर मैट्रिक्स किसका अध्ययन कराता है? साइबर मैट्रिक्स किसका अध्ययन कराता है? आप मुझे आंसर दोगे। चलो देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। साइबर मैट्रिक्स किसका अध्ययन कराता है? साइबर मैट्रिक्स किसका अध्ययन कराता है? मुझे बता देना जल्दी से। साइबर मैट्रिक्स किसका अध्ययन कराता है? साइबर मैट्रिक्स किसका अध्ययन कराता है भैया? जल्दी से। इंटरनेट और वेब पर सूचना के मात्रात्मक पहलू का, केवल पुस्तकालय वेबसाइट का, कंप्यूटर हार्डवेयर का, साइबर अपराध का। किसका कराता है मेरे भाई? जल्दी से बता देना। साइबर मैट्रिक्स। साइबर मैट्रिक्स किसका कराता है? इंटरनेट और वेब पर सूचना के मात्रक पहलुओं का क्या कराता है? अध्ययन कराता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, जल्दी से बताना, जल्दी आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? डीडीसी में शून्य का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है? डीडीसी में शून्य का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है? आप मुझे बता दो जल्दी से। डीडीसी में शून्य का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है? विशेष विषय के लिए, समान विषय समान रूप के लिए, भौगोलिक क्षेत्र के लिए, ऐतिहासिक कला के लिए। डीडीसी में शून्य का प्रयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है मेरे भाई? किसके लिए किया जाता है? समान विषय समान रूप के लिए। समान विषय और समान रूप के लिए किया जाता है। समान विषय, बी फॉर बॉल आंसर होगा। आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा। डीडीसी में शून्य का प्रयोग समान विषय और समान रूप के लिए किया जाता है। डीडीसी में शून्य का प्रयोग समान विषय और समान रूप के लिए किया जाता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते भाई। प्रेनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या है? प्रेनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या है भाई? जल्दी से बताओ। प्रेनेटल कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या है? पोस्ट पब्लिकेशन कैटलॉगिंग, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, रेट्रोस्पेक्टिव कैटलॉगिंग, और क्या है? कोऑपरेटिव कैटलॉगिंग। चलो बता दो। प्रेनेटिव कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताना। क्या है? प्रेनोटिक कैटलॉगिंग का दूसरा नाम क्या होता है मेरे भाई? क्या होता है? कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन होता है। 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 आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, जल्दी बताना भैया, आगे बढ़ें, जल्दी बताना, जल्दी बताना, जल्दी बताना, जल्दी बताना, आगे बढ़ें। चलो चलो आगे बढ़ते हैं सर। कैटलॉगिंग पर सर मेरा लाइब्रेरियन का क्या है? स्पीकिंग नहीं मिल रहा है क्या? मैं स्टेट के एग्ज़ाम सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है? नहीं भैया, सर्टिफिकेट का अभी तो शायद जरूरी नहीं पड़ेगा, मार्कशीट का जरूरी पड़ेगा। मार्कशीट अभी होना चाहिए भैया, अभी मार्कशीट होना चाहिए ना। मार्कशीट रहेगा तो हो जाएगा। प्रोविजनल मार्कशीट होना चाहिए, उसके बाद काम हो जाएगा, टेंशन ना लो। मार्कशीट है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक यानी रेयर बुक की पहचान किस आधार पर हो सकता है? पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक यानी रेयर बुक का पहचान किस आधार पर हो सकता है? आप ही मुझे बता दो जल्दी से। पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक यानी रेयर बुक का अध्ययन किस आधार पर हो सकता है? जल्दी बता दो। उसकी आयु के आधार पर, उसकी सीमित उपलब्धता या प्रतियों की संख्या पर, उसके ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व पर, उपर्युक्त सभी। 59 का आंसर देना भाई, 59 का आंसर देना। देखते हैं कौन कौन दे रहा हूँ। मैंने बताया है सर 59 का आंसर दो, थोड़ा सा ट्रिक भी बताया, देखते हैं कौन कौन दे रहे हो। चलो देखते हैं कौन कौन दे रहे हो भैया। चलो जल्दी से, चलो 59 का आंसर देना भाई, जल्दी से आंसर दो 59 का। चलो बी नहीं,
नहीं भाई, बी नहीं होगा, 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 क्या होगा, डी होगा, डी होगा। क्या बोला है, यदि सभी आंसर आ जाए तो ऑल में आंसर 90% केस में क्या लगाना है, ऑल में लगाना है। ठीक है, क्या करना है, ऑल में लगाना है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या करेंगे, पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तक यानी कि रेयर बुक की पहचान का आधार क्या होता है, आयु की, उसकी आयु पे, यदि रेयर यानी रेयर बुक पुराना बुक होने जाने के बाद क्या होता है, रेयर बुक हो गया, उसकी आयु होता है, उसकी सीमित उपलब्ध कम हो रहा है, ऐतिहासिक और काल्पनिक महत्व होता है, इसका ऐतिहासिक महत्व अलग हो जाता है, उपर्युक्त क्या हो जाता है, सभी हो जाता है। क्या होगा भाई, उपर्युक्त सभी होगा। आगे चले भैया, चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट रिपोजिटरी क्या है सर, क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, जल्दी बता दो, जल्दी बता देना, जल्दी बता देना, जल्दी बता देना। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शोध और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रयास करना, केवल छात्रों के रिकॉर्ड को संग्रहित करना, संस्था और वित्तीय डेटा संग्रहित करना, संस्था की वेबसाइट होस्ट करना। जल्दी से आंसर देना, क्या होगा सर, बुक के आगे कैसे बुक आगे कैसे होगी, मतलब समझ में नहीं आई श्वेता कुमारी, आप क्या बोल रहे हो। ए नंबर, चलो हाँ, तो क्या होगा सर, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी का मुख्य उद्देश्य होता है, ए नंबर, शोध और अकादमिक कार्यों का संरक्षण और प्रसार करना। क्या होता है, शोध और अकादमिक सामग्री का संरक्षण करना, मतलब रख रखाव करना, और क्या करना, उसका प्रसार करना, मतलब कि प्रचार करना, एडवर्टाइजमेंट करना। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है सर, वर्ड क्या है, वाइट कार्ड वर्ण जैसे स्टार या वाट का उपयोग खोज में किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका आखिर ये स्टार सबका और ये सब वर्ड का चिन्ह का प्रयोग आखिर उपयोग खोज में क्यों किया जाता है, किसके लिए बताना, खोज की सटीकता बनाने के लिए, वर्ण में मित्रता व अज्ञात वर्णों को समायोजित करने के लिए, खोज को धीमा करने के लिए, केवल संख्यात्मक खोज के लिए। जल्दी बता दो सर, 61 का आंसर क्या दोगे, 61 का आंसर दो, देखते हैं 61 का आंसर कौन कौन दे रहे हो भैया, देखते हैं कौन कौन दे रहे हो। 61 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, बी नंबर होगा। क्या होगा, वर्तनी भिन्नता या अज्ञात वर्णों का समायोजित करने के लिए। क्या होता है, अज्ञात क्वेश्चन और फास्ट कर, ओके, चलो, वर्तनी भिन्नता और अज्ञात वर्णों का समायोजित करने के लिए क्या किया जाता है, वर्ड कार्ड या जैसे हैशटैग, कोमा, वर्ड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ें सर, यहाँ तक आपको मैंने क्या किया, कितना 60 क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे आप लोग, एक बार क्या कर देंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यदि आपको ये वाली PDF चाहिए तो क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आपके कमेंट सेक्शन में, तो आप क्या कर जाना, जुड़ जाना वहाँ से, तो मैं आपको ये PDF भेज दूँगा, ठीक है। चलिए OCLC का पूर्ण रूप क्या है, OCLC का पूर्ण रूप मुझे बता दो क्या होता है भाई, जल्दी होता है, ऑनलाइन पब्लिक कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी सेंटर्स होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी होता है, क्या ओवरसीज कोऑपरेटिव लाइब्रेरी, क्या है, कंसोर्टियम होता है, ओहितो लाइब्रेरी सेंटर होता है। जल्दी से बता दो भाई, 62 का आंसर देना, क्या होगा सर, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। क्या होता है, ऑनलाइन का OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है। OCLC का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है, ठीक है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है OCLC का फॉर्म। आगे बढ़ते हैं सर, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सीसी में सुपर इम्पोजिशन डिवाइस SI का उपयोग कब किया जाता है। सीसी में सर यूट्यूब पर हर रोज़ कितने बजे, हाँ हर रोज़ मैं इसी टाइम में आता हूँ 10 बजे, और शाम में भी, रात में आता है 9:30 बजे, 9:30 बजे। आप ग्रुप से ऐड हो जाओ ना, ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ग्रुप से ऐड हो जाओ। चलो, सीसी में सुपर इम्पोजिशन डिवाइस यानी SI का उपयोग कब किया जाता है, सीसी में सुपर इम्पोजिशन डिवाइस का उपयोग कब किया जाता है मेरे भाई, जल्दी से आंसर दो ना, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, ऑप्शन आप खुद से पढ़ लो और जल्दी से आंसर दे दो।
इसका आंसर क्या होगा सर? ए फॉर एप्पल होगा। ए बी सी डी आंसर देना, बताना क्या होगा सर? ए फॉर आंसर क्या होगा? जब एक आइसोलेट दो या दो से अधिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर क्या होगा? जब एक आइसोलेट दो या दो से अधिक अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व करता है तो उसे क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजिशन डिवाइस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सुपर इम्पोजिशन डिवाइस बोलते हैं। आगे बढ़ें, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान के दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान विभाग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जल्दी बताना, जल्दी आंसर दो। 4 ऑप्शन आपके सामने रखा हुआ है। 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है? एक ऑप्शन लगाना है सर। क्या होगा? दिल्ली विश्वविद्यालय में पुस्तकालय जो की स्थापना किया था, किसने किया था मेरे भाई? किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। आगे चलें। ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। FRBR मॉडल में उपयोगिता के कार्य यानी यूजर टास्क कौन से हैं? FRBR में उपयोगकर्ता के कार्य यानी यूजर टास्क कौन सा है? जल्दी से बता देना। FRBR में उपयोगिता के कार्य यानी यूजर टास्क कौन सा है? जल्दी बता दो सर। 65 का आंसर देना। क्या होगा सर? जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने है। सी नहीं होगा मेरे भाई, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। क्या होगा? ए फॉर एप्पल होगा। क्या होगा? ए फॉर एप्पल होगा। खोजना, पहचानना, चयन करना और प्राप्त करना। क्या होगा? खोजना, पहचानना, चयन करना और क्या होता है? प्राप्त करना होगा। आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें। तो क्या होगा? 65 का क्या होगा? ए होगा। 65 नंबर का क्या होगा? ए फॉर एप्पल होगा। 65 नंबर का ए फॉर एप्पल होगा। और ज़्यादा नहीं, बस 35 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो जल्दी कर लेते हैं भाई। चलो 35 क्वेश्चन। इम्फेमेरा क्या है? जल्दी से। इम्फेमेरा क्या है? जल्दी बताना। इम्फेमेरा क्या है? आखिर जल्दी से आंसर देना भाई। इम्फेमेरा क्या है? आंसर देना। इम्फेमेरा के लंबे समय तक चलने वाला एक मूल्यवान सामग्री होता है। क्षणिक काल्पनिक महत्व की मुद्रित या लिखित सामग्री होता है। केवल डिजिटल सामग्री होता है। केवल हस्तलिखित पांडुलिपि होता है। कॉपी करना। ओके। इम्फेमेरा क्या होता है? जल्दी से बता दो भाई। इम्फेमेरा का क्या मतलब होता है? जल्दी से आंसर देना। ओके। इम्फेमेरा का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताना सर। इम्फेमेरा का मतलब होता है क्षणिक अल्पकालिक महत्व मुद्रित पर लिखित सामग्री। क्या होता है? क्षणिक अल्पकालिक महत्व की मुद्रित पर लिखित सामग्री को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्फेमेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्फेमेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्फेमेरा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या बोलते हैं? इम्फेमेरा बोलते हैं। ये रहा आपका अगला। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था मेरे भैया? जल्दी बताना। देखो थोड़ी नेटवर्क इशू आ रही है। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? बता दो जल्दी से। हेनरी फ्यूल ने दिया था, पीटर ड्रकर ने दिया था, FW टेलर ने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी बता दो भाई। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत दिया था FW टेलर ने दिया था। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? FW टेलर ने। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नेशनल डिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज NROER किस कक्षा तक के लिए सामग्री प्रदान करता है? नेशनल डिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन किस कक्षा तक के लिए सामग्री प्रदान करता है? जल्दी से बताना भैया। कौन से कक्षा तक के लिए सामग्री प्रदान करता है? जल्दी बता दो आंसर। जल्दी बताना, जल्दी आंसर बता दो। क्या होगा? केवल उच्च शिक्षा के लिए, केवल स्कूल स्तर के लिए, केवल प्राथमिक शिक्षा के लिए, केवल क्या वयस्क व्यक्ति की शिक्षा के लिए? जल्दी से बता दो। बहुत ज़्यादा बफर हो रहा है। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है भाई, मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है ना। मेरे इधर से होता है, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तेरा नहीं है। तेरा सही है, मेरा है। श्वेता कुमारी, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है ना, इस कारण से। बारिश हो रही है ना, तो हो जाती है कभी कभी।
चलो बता दो भाई, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज किस कक्षा के लिए सामग्री प्रदान करता है? किस कक्षा के लिए सामग्री प्रदान करता है, मुझे आप बता दो, जल्दी बता दो सर। बी फॉर बॉल आंसर होगा, स्कूल स्तर के कक्षा के लिए, वो 1 से 12 तक के लिए क्या करता है, सामग्री प्रदान करता है। कौन करता है भाई? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन। किसके लिए? बी फॉर बॉल के लिए, बी फॉर बॉल के लिए, बी फॉर बॉल के लिए, बी फॉर बॉल के लिए। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? रंगनाथन का कैनन ऑफ, भाई रुक जा, हाँ, रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस, रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है, आप मुझे बता दो जल्दी से। रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है, जल्दी से बताना। कैटलॉग एंट्री में स्थायित्व से, वर्गीकरण संख्या में स्थायित्व से, पुस्तकालय भवन में स्थायित्व से, या क्या है, नोटेशन में स्थायित्व से? बता दो जल्दी से। रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है, जल्दी देना सर। किससे संबंधित है? रंगनाथन का कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? नोटेशन में स्थायित्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? नोटेशन में स्थायित्व से संबंधित है। क्या है कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? नोटेशन ऑफ स्थायित्व से संबंधित है। आगे बढ़े भैया। कैनन ऑफ परमानेंस किससे संबंधित है? नोटेशन ऑफ स्थायित्व से संबंधित है। चलो देखते हैं अब फिर से हो रहा है क्या। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ, भाई रुक जा, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची INB में शामिल होने के लिए पुस्तकों को किस भाषा में होनी चाहिए? भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची में शामिल होने के लिए पुस्तकों को किस भाषा में होनी चाहिए, आप मुझे बता दो जल्दी से बताना। पुस्तकों के कौन सी भाषा में होनी चाहिए? हिंदी में, अंग्रेजी में, क्या है, 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में, या किसी भी विदेशी भाषा में? जल्दी बता दो। 70 का आंसर देना भाई। 70 का आंसर क्या होगा? C फॉर कैट होगा। क्या होगा? 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? 8वीं अनुसूची में वर्णित कितने? 22 भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें भैया, आगे चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जिप्स लॉ किससे संबंधित है? जिप्स लॉ किससे संबंधित है, आप मुझे बताओ भैया। जिप्स लॉ किससे संबंधित है, जल्दी बताना। जिप्स लॉ किससे संबंधित है, जल्दी बताना। जिप्स लॉ किससे संबंधित है, जल्दी बताना। लेखक का उत्पादकता से, पाठक के शब्दों की आवृत्ति विवरण से, सूचना का विखराव से, और क्या, उद्धरण विश्लेषण से। जिप्स लॉ किससे संबंधित है, बता दो। 71 का आंसर देना भाई। B नंबर होगा। क्या है? पाठ में शब्दों की आवृत्ति विवरण से जिप्स लॉ संबंधित है। जिप्स लॉ किससे संबंधित है? पाठ में, क्या है, पाठ में शब्दों की आवृत्ति विवरण से जिप्स लॉ संबंधित है। जिप्स लॉ किससे संबंधित है? किससे है? पाठ में शब्दों की आवृत्ति विवरण से जिप्स लॉ संबंधित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये आपका, चलो यहाँ तक हमने कर लिया। तो एक बार आप क्या करेंगे, फटाफट से लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और क्या करेंगे सर एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो भाई। सब्सक्राइब कर देंगे और क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे। और क्या सर, और क्या, यदि आपको PDF, ये वाली PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में। तो क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिंक को पिन करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मैं PDF भेज देता हूँ 1-2 घंटे में। आप मैं डाल, अभी जस्ट नहीं डालूंगा, 1-2 घंटे में ऑटोमेटिक उसमें डाल देता हूँ। ठीक है, ओके। चलो भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। बहुत सारे आपको किशोर कुमार की पूरा बुक मिल जाएगी, बहुत सारे आपको बुक वहाँ मिल जाने वाली, वो सारे बुक मैं इसी तरह से कराऊंगा एक करके। ठीक है, हाँ। और चलो, क्विड इन, ये देखो, क्विड इन कंटेस्ट, क्विड इन कंटेस्ट, देखो, क्विड इन कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग का विकास किसने किया था? क्विड का विकास किसने किया था, जल्दी बता दो सर। क्विड का विकास किसने किया था भाई, किसने किया था? ऐसा रंगनाथन ने किया था, HP लोहान ने किया था, यूजीन गारफील्ड ने किया था, DK ऑस्टिन ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? AP लोहान ने किया था, HP लोहान ने किया था। क्विज, KWIC, क्विज का क्या, क्विड इन, क्विज का फुल फॉर्म क्या था? क्विड इन कंसल्टेंस, क्या है, कंटेंट टेक्स्ट इंडेक्सिंग, क्विक। ठीक है, क्या होता है सर? AP लोहान ने किया था। किसने किया था? HP लोहान ने किया था। आगे चले भाई, आगे चले। 2-4 PDF ने कुछ फोटो क्लिक करने में ना गंदा दिख रहा है। चलो,
पुस्तकालय में उपयोगिता परामर्श समूह का कार्य है। पुस्तकालय में उपयोगिता परामर्श, परामर्श क्या मतलब होता है? एडवाइजरी, यानी कि किसी को एडवाइस देना। आपको सुन भी के भी लग रहा है। अब इसका कार्य क्या होता है आप मुझे बता दो, जल्दी बताना भाई। 73 का आंसर देना, 73 का आंसर देना। पुस्तकालय में उपयोगिता परामर्श समूह का क्या कार्य है? जल्दी बताना क्या कार्य होता है भाई पुस्तकालय नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देना। क्या एडवाइजरी कमेटी का क्या होता है? पुस्तकालय नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देना। ये नहीं होती है। क्या होता है? पुस्तकालय नीतियों पर प्रतिक्रिया और सलाह देना किसका काम होता है? क्या परामर्श समूह का कार्य होता है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला, चलो भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या भाई? चलो भाई, फेड ट्रेड्स सर्च का अनुमति देता है। फेड ट्रेड सर्च का अनुमति क्या देता है भाई? जल्दी बता देना। फेड ट्रेड सर्च का अनुमति क्या देता है? जल्दी बताना सर। फेड ट्रेड सर्च का अनुमति क्या देता है सर? क्या देता है? जल्दी से आंसर देंगे। फेड ट्रेड सर्च का अनुमति क्या देता है मुझे बताना। थोड़ा सा देखता हूँ कौन कौन बता पा रहे हो। फेड ट्रेड सर्च का अनुमति क्या क्या देता है, जल्दी से देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। चलो, फेड ट्रेड सर्च का अनुमति देता है एक इंटरनेट के माध्यम से कई विभिन्न डेटाबेस में एक क्या करना है? साफ दिखना है, साथ देना है, साथ खोज है, एक साथ खोज है सर। क्या है? एक ही इंटरनेट के माध्यम से कई विभिन्न डेटाबेस के एक साथ खोज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या है? फेड रेटेड सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेड रेटेड सर्च बोलते हैं। बी फॉर बॉल होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? गेमिफिकेशन का पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है। गेमिफिकेशन का पुस्तकालय में किस लिए उपयोग किया जाता है मुझे बताओगे कोई भाई? गेमिफिकेशन का पुस्तकालय में उपयोग क्यों किया जाता है? जल्दी बताना। गेमिफिकेशन का पुस्तकालय में उपयोग क्यों किया जाता है? गेमिफिकेशन का पुस्तकालय में उपयोग क्यों किया जाता है ये बताओ मुझे भैया जल्दी से। गेमिफिकेशन का पुस्तकालय में उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? गेमिफिकेशन का पुस्तकालय में उपयोग किया जाता है मेरे भाई उपयोगिताओं को संकलन करने और सीखने में मज़ेदार बनाने के लिए। क्या किया जाता है? गेमिफिकेशन का उपयोग किया जाता है पुस्तकालयों को कोई भी चीज़ सिखाने में और क्या सर? सीखने में और संकलन बनाने में, उसे तेज बनाने में किया जाता है, इच्छुक बनाने के लिए किया जाता है। चलिए, भारत में आधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में आधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जल्दी बताएंगे आप लोग, जल्दी बताना मेरे भाई। भारत में आधार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में आधार अधिनियम 10, 12, 16 और जुबेरे। चलो, भारत में आधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था भाई? जल्दी बताना जल्दी। डी तो छोड़ ही दो। कब हुआ था? 2016 में। भारत में आधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 2016 में लागू हुआ था। भारत में आधार अधिनियम 2016 में लागू हुआ था। ये रहा आपका अगला। सीसी में खाली अंक एंट्री डिजिट्स का क्या कार्य है? सीसी में खाली अंक एम्प्टी डिजिट का क्या कार्य है? सीसी में खाली अंक एम्प्टी डिजिट का क्या कार्य है? जल्दी बताना भाई। एम्प्टी डिजिट का क्या कार्य होता है? जल्दी बताना क्या कार्य होता है? आइसोलेट्स की क्षमता बढ़ाना किसका सर? खाली एम्प्टी डिजिट का कार्य होता है। एम्प्टी डिजिट का कार्य क्या होता है? आइसोलेट की क्षमता बढ़ाना। आइसोलेट की क्षमता बढ़ाने का किसका कार्य होता है? किसका कार्य होता है मेरे भाई? एम्प्टी डिजिट्स का कार्य होता है। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ चलो भाई चलते हैं। नेशनल यूनियन कैटलॉग क्या है? नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक रिलियंस इन किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी बताना, किसके द्वारा बनाया गया था? जल्दी बताना। साइंटिफिक यूनियन क्लासिक कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक रियल्स इन किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा सर? आइजलिक के द्वारा, आईएलए के द्वारा, आईएलए के द्वारा, स्केयर और निस्पियर के द्वारा, डीआरटीसी के द्वारा। जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से बताना क्या होगा इसका आंसर। 78 का आंसर दो भाई। क्या क्या होगा? 78
क्या होगा सर इसके CSIR और NICPR, CSIR और NICPR के द्वारा किया जाता है। चलिए एक बार क्या करेंगे आप लोग फटाफट से सभी क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और क्या कर देंगे सर एक बार क्या कर फटाफट से सभी ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, जो आपका तैयारी भी कर रहा हो तो, और सब्सक्राइब भी करवा देंगे। और क्या सर यदि आपको PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है। रंगनाथन ने पुस्तकालय सेवा के मानवीय पक्ष पर किस पुस्तक में जो फाइल, बताओ जल्दी से क्या हुआ भाई, ये तो लगता है छूट गया थोड़ी सी, हाँ जल्दी बताना क्या है। हाँ, रंगनाथन ने पुस्तकालय में मानवीय पक्ष पर किस पुस्तक में जो, भाई ये वाला 79 छोड़ दे रहे हैं, 79 क्या है पता नहीं, समझ में क्वेश्चन आधा ही आया भाई, छूट गया है, ठीक है 79 छोड़ रहा हूँ। चलो WPO का मुख्यालय कहाँ है, WPO का मुख्यालय कहाँ है जल्दी बताना, WPO का मुख्यालय कहाँ है जल्दी बताना भैया, जल्दी बताना WPO का मुख्यालय कहाँ है, WPO का मुख्यालय कहाँ है जल्दी बता दो, देखते हैं कौन कौन बता रहे हो। कहाँ है WPO का मुख्यालय कहाँ पे है जल्दी बताना, WPO का मुख्यालय कहाँ पे है मेरे भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WPO का मुख्यालय कहाँ में भाई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलो आगे चलें सर, आगे चलें। चलो बिग डेटा की मुख्य विशेषता क्या है, बिग डेटा की मुख्य विशेषता क्या है जल्दी बताना मेरे भाई, बिग डेटा की मुख्य विशेषता क्या है, बिग डेटा की मुख्य विशेषता क्या होती है, आंसर देना, 81 का आंसर देना। बिग डेटा की मुख्य विशेषता क्या होती है, वॉल्यूम होती है, विशेषता मुख्य विशेषताएं क्या है, वॉल्यूम होती है, वेलोसिटी होती है और वैरायटी होती है। वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी होती है। क्या क्या होती है, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी होती है, वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी होती है। आगे चले। पुस्तकालय में समुदाय सूचना सेवा क्या का प्रदान करने का उद्देश्य है, पुस्तकालय में समुदाय सूचना सेवा प्रदान करने का उद्देश्य है, बताएंगे जल्दी से क्या होगा। पुस्तकालय में समुदाय सूचना सेवा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है जल्दी से बताना, 82 का आंसर देना भाई, 82 का क्या होगा भाई, पुस्तकालय में समुदाय सूचना सेवा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई, समुदाय के सदस्यों को रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय जानकारी प्राप्त करना। क्या है, पुस्तकालय में सामुदायिक सूचना सेवा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है, क्या है, समुदाय के सदस्यों को रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय जानकारी प्रदान करना। क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा, क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला RDA के मुख्य तत्व सेट का क्या महत्व है, RDA में मुख्य तत्व सेट का क्या महत्व है, RDA में मुख्य तत्व सेट का क्या महत्व है, जल्दी से आंसर देंगे सर। अब लास्ट ही आ गए हम लोग, बहुत मात्र 17 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलो क्या काम है सर, क्या काम है, ये एक स्वर्णिकाय स्तर के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक न्यूनतम तत्व है। क्या RDA क्या है, यह एक स्वर्णिकाय स्तर के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक न्यूनतम तत्व है। कौन, RDA क्या है, यह एक स्वर्णिका स्तर के रिकॉर्ड के लिए आवश्यक न्यूनतम तत्व है, जिसे हम क्या बोलते हैं, RDA बोलते हैं। चलो कॉनमेरा, क्या लिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये रहा, कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई किस अधिनियम के तहत एक पर्याप्त पुस्तकालय है, बताएंगे जल्दी से। कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी क्या है, अधिनियम चेन्नई में है, जो किस अधिनियम के तहत क्या है, एक पुस्तकालय है। प्राप्त पुस्तकालय किस अधिनियम के द्वारा इसे प्राप्त किया गया था, जल्दी बताना सर। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के द्वारा, न डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट एंड क्या होगा, न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के द्वारा। किसके द्वारा होगा, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के द्वारा इसे प्राप्त किया गया है। 1954 यानी बी फॉर बॉल आंसर होगा, क्या होगा, बी फॉर बॉल आंसर होगा। चलिए ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, एल्जेवियर किस प्रकार की कंपनी है, जल्दी बताना। एल्जेवियर किस प्रकार की कंपनी है, जल्दी बताना। एल्जेवियर किस प्रकार की कंपनी है भाई, एक एल्जेवियर किस प्रकार की कंपनी है, जल्दी आंसर देना भाई। क्या है, एक प्रमुख अकादमिक प्रकाशक है। एल्जेवियर किस प्रकार की कंपनी है, एक क्या है, प्रमुख अकादमिक प्रकाशक है। एल्जेवियर किस प्रकार की कंपनी है, किस प्रकार, ये क्या है, प्रमुख अकादमिक प्रकाशक है। आगे चले। चलिए भारत में जियोग्राफिकल इंडेक्शन
ऑफ गुड्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, जल्दी बताना। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन सर। भारत में जोग्राफिकल इंडेक्शन ऑफ गुड्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, जल्दी देना। 86 का आंसर क्या होगा, 86 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना भाई। या 86 का आंसर क्या होगा, 2003 में भारत में जोग्राफिकल इंडेक्शन एंड ऑफ गुड्स एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था, 2003 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2003 में लागू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका डीडीसी में हॉस्पिटैलिटी इन एरे का क्या अर्थ है, डीडीसी में हॉस्पिटैलिटी इन एरे का क्या अर्थ है, जल्दी बताना भैया क्या होगा। ए फॉर एप्पल होगा। चलो जल्दी कर लें। मौजूदा वर्गों के बीच नए विषयों का समायोजन करने की क्षमता होता है। डीडीसी में हॉस्पिटैलिटी इन एरे का अर्थ होता है मौजूदा वर्गों के बीच नए विषयों का समायोजित करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल होगी। जल्दी से एक बार क्या करेंगे, सभी क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और क्या शेयर भी कर देंगे मेरे भाई, जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं भाई आगे। लेंचेस्टर का नियम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित हैं, जो पुस्तकालय विज्ञान में भी इसका अध्ययन किया जाता है। लेंचेस्टर का नियम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है, जल्दी बताएंगे। लेंचेस्टर का नियम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से। राधे रानी ब्लॉग जी, राधे। चलो बता दो भाई, लेंचेस्टर का नियम किससे संबंधित है, सैन्य संचालन और बाजार हिस्सेदारी से संबंधित है। किससे है, सैन्य संचालन और बाजार हिस्सेदारी से। अंशु ओके, 87 का 80, ओके गुड। 88 का दो, 88 सैन्य क्या है सर, लेंचेस्टर का नियम किससे है, सैन्य संचालन और बाजार हिस्सेदारी से संबंधित है। लेंचेस्टर का नियम किससे है, सैन्य संचालन और बाजार हिस्सेदारी से संबंधित है। पुस्तकालय में आदान प्रदान क्या है भाई, रुक जा। हाँ, पुस्तकालय में आपदा प्रबंधन योजना, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, प्लान क्यों आवश्यक है, जल्दी बता दो। पुस्तकालय में रानी ब्लॉग, ओके भैया। चलो, पुस्तकालय में आपदा प्रबंधन योजना क्या है सर, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्यों आवश्यक है, जल्दी बताना भाई। 89 का जल्दी से आंसर दे दो। क्या होगा मेरे भाई, बी फॉर क्या होगा, जल्दी से क्या होगा, बी फॉर बॉल होगा। जल्दी, बिल्कुल सही है जी, जातवा भाई जी सही है। क्या होगा, संग्रह और सेवाओं को अत्यधिक घटनाओं से बचाने और पुनः प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में आपदा संरक्षण, डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, संग्रह और सेवाओं को अप्रत्याशित घटनाओं से, यानी कि घटना घटने से बचाने के लिए और पुनः प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। वर्ल्ड एम्बुलेंस एंड बुक ऑफ क्या है, फैक्ट्स किस प्रकार का प्रकाशन है, बुक ऑफ फैक्ट्स किस प्रकार का प्रकाशन है भाई, जल्दी से बताना किस प्रकार का प्रकाशन है। बी फॉर बॉल, विभिन्न विषयों पर तथ्यों, आंकड़ों और समान जानकारी का एक क्या है, वार्षिक संग्रह है। क्या है मेरे भाई, विभिन्न विषयों पर तथ्यों, आंकड़ों और समान जानकारी का एक क्या है, वार्षिक संग्रह है। चलो आगे बढ़ते हैं। TFCA का फुल फॉर्म क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। एग्जाम में आपको पूछ दे TIFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बोलेंगे, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल होता है। किस विभाग के अंतर्गत आता है, ये किस विभाग के अंतर्गत आता है मेरे भाई, क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। किस विभाग के अंतर्गत आता है, हाँ जी, मेरा नेट थोड़ा स्लो है भाई, क्या करूँ, नेट स्लो है, 5G अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए 5G अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बार कभी बफरिंग हो जाती होगी। ठीक है, सुबह ठीक चला, अभी दिक्कत हो रही है। क्या है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है। क्या है सर, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है। एक बार क्या करना, जल्दी से आप क्या करना, लाइक कर देना, सब भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और क्या कर देना भाई, शेयर भी कर देना प्लीज़। ठीक है, और यदि PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। चलो 109वां क्वेश्चन पे अब मात्र हम लोग के पास बचा हुआ है सर, कितने, 8 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, सीसी में गैप डिवाइस का उपयोग
किस लिए किया जाता है? सीसी में गैप डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? जल्दी से बता दो भैया, सीसी में गैप डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? जल्दी बताना, किस लिए किया जाता है? आंसर देना। सीसी में गैप डिवाइस का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक ही पक्ष में विषय के आइसोलेट के लिए स्थान छोड़ने के लिए। सीसी में गैप डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक ही पक्ष में भविष्य के आइसोलेट के लिए स्थान छोड़ने के लिए। सीसी में, सर मेरा भी नाम ले लीजिए ना एक बार, हे भगवान। ए जातवा भाई, भाई तू भाई है मेरा, क्या टेंशन ले रहा है रे? चल पढ़ ले, आंसर दे। नाम में क्या रखा है? एक मेरे पास पहले था, पैरामेडिकल बॉटनी का जब पढ़ाता था ना, उसमें था एक नाम अच्छा था, नाम में क्या रखा था? बहुत प्यारे थे भाई। वो सब नहीं आते हैं, वो सब वो अलग चैनल था ना, उसमें मैं पढ़ाता था, वो बहुत बड़ा चैनल था। ठीक है, चलो। सीसी में गैप क्या किया जाता है सर? गैप डिवाइस का प्रयोग किया जाता है सर भविष्य के आइसोलेट के लिए स्थान छोड़ने के लिए। ठीक है, ओके, चलो भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं सर, बहुत लेट हो गई है अब। ठीक है, चलो। RSS यानी क्या, रेयरली सिंपल क्या सेंडेशन का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? RSS का उपयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है मेरे भाई? जल्दी से बताना। 93 का क्या होगा? जल्दी से, 93 का क्या होगा? 93 का भी क्या होगा? ए होगा। उपयोगिताओं को नई सामग्री और अपडेट स्वचालित रूप से प्रदान करने के लिए। उपयोगिताओं को नई सामग्री और अपडेट स्वचालित रूप से प्रदान करने के लिए किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय में वार्षिक रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट का क्या महत्व है? पुस्तकालय में वार्षिक रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट का क्या महत्व है भैया? क्या है? यह पुस्तकालय की पिछले वर्ष की गतिविधियों, उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करता है। एनुअल रिपोर्ट का क्या काम होता है भाई? देख लो, यह पुस्तकालय की पिछले वर्ष की गतिविधियां, उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती हैं। क्या करती हैं? सारांश प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। वार्षिक रिपोर्ट क्या है? पुस्तकालय में वार्षिक एनुअल क्या करता है? पुस्तकालय की पिछले वर्ष की यानी कि जो बीत गया वर्ष की, उसकी उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है। चलिए ये रहा आगे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? गूगल स्कॉलर क्या है भाई? बता दो जल्दी से, गूगल स्कॉलर क्या होता है? जल्दी बताना, गूगल स्कॉलर क्या है? जल्दी बताना, गूगल स्कॉलर क्या है? जल्दी बताना भैया, जल्दी बताना, गूगल स्कॉलर क्या है? गूगल स्कॉलर, चलो जल्दी कर लेंगे भाई। 95 का आंसर देना, क्या होगा? 95 का क्या होगा? बी फॉर बॉल होगा। 95 का बी फॉर बॉल होगा। क्या? विद्वानों के साहित्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से सुलभ वेब खोज इंजन है। गूगल स्कॉलर क्या है? विद्वानों के साहित्य के लिए एक स्वतंत्र रूप से क्या है? सुलभ वेब खोज इंजन है। सुलभ वेब खोज इंजन है। ठीक है, आगे बढ़ें। गूगल स्कॉलर एक क्या है? सुलभ वेब खोज इंजन है। किसके लिए सर? स्कॉलर के लिए। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता किस महत्व के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? बताएंगे जल्दी से। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता किस महत्व प्रकाशन के लिए जिम्मेदार है? जल्दी से बताना भैया, जल्दी से बताना, किस महत्व के पुस्तकालय के लिए जिम्मेदार है? जल्दी से बताना सर, किसके लिए? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए जिम्मेदार है। कौन सा? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता में क्या होता है? INB सीमा कुमारी जी बी। चलिए ओके, तो ए फॉर एप्पल होगा इसका, ए फॉर एप्पल। चलो ठीक है, बी। ठीक है। तब चलिए अब 97 पे चलते हैं भाई, बहुत नज़दीक है हम लोग। यूडीसी में ओ भाई रुक जा। यूडीसी में स्लैश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूडीसी में स्लैश का प्रयोग किस लिए किया जाता है भाई? जल्दी बता दो, 97 का जल्दी बता देना। यूडीसी में स्लैश का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यूडीसी में स्लैश का प्रयोग किया जाता है 2 या 2 से अधिक लगातार यूडीसी नंबरों की एक श्रृंखला दर्शाने के लिए। यूडीसी में स्लैश का प्रयोग किया जाता है 2 या 2 से अधिक यूडीसी नंबरों की श्रृंखला दर्शाने के लिए। क्या किया जाता है? श्रृंखला दर्शाने के लिए किया जाता है। श्रृंखला दर्शाने के लिए यूडीसी में किसका स्लैश का प्रयोग किया जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट NTB इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल बुक ट्रस्ट NTB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बता देना भैया, जल्दी से बता देना, NTB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताना, नेशनल बुक ट्रस्ट NTB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी भाई? जल्दी से बताना, क्या किस वर्ष? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। आगे बढ़ें। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? भारत में, चलो
भारत में वह कौन सा पहला विश्वविद्यालय था जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पूर्णकालिक प्रोफेसर नियुक्त किया? भारत में वह कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पूर्णकालिक प्रोफेसर नियुक्त किया? जल्दी से बता दो भाई, कौन सा था? जल्दी से बताना कौन सा था। दिल्ली विश्वविद्यालय था भाई, या कौन सा था? दिल्ली विश्वविद्यालय था, दिल्ली विश्वविद्यालय था। चलो, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भाई? ISO 5, भाई रुक जा, हाँ, ISO 154989 किससे संबंधित है? ये मैं आपको क्या देता हूँ? होमवर्क देता हूँ। और इसका मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, चलो A और D गलत है। आप लोग इसका आंसर क्या करना, कमेंट में देना, कमेंट सेक्शन। और अच्छा सा क्या देना, आप लोग फीडबैक देना, कैसा लगा, क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और क्या करना, शेयर करना। और जिसको ये वाली PDF चाहिए मैं ग्रुप में डाल दूंगा, 1-2 घंटे में पूरा बुक का PDF डाल दूंगा। तो क्या करोगे आप लोग, ग्रुप में नंबर पिन किया हुआ है, व्हाट्सअप ग्रुप, आप उसमें ऐड हो जाना। तो ये वाला क्वेश्चन का आप यानी कि क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, तो उसमें ना ऑफलाइन जब आ जाओगे, एक बार सेशन खत्म होने के बाद कट लेना, उसके बाद वापस आके इसका आप लोग आंसर दे देना, जिससे मैं क्या करूँगा, बाद में आपका आंसर देखूंगा। ठीक है, 2 आंसर कट कर दिया है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। और अच्छा से सभी फीडबैक देंगे, शेयर करेंगे। और सर इसको मैं रिपीट भी चला देता हूँ, ठीक है, यदि आपको देखने का मन हो तो देख सकते हैं। रिपीटेशन मूड में मैं चला देता हूँ, ताकि क्या होता है, बहुत बच्चे बाद में देख भी लेते हैं। ठीक है, और मुझे भी थोड़ी सी जरूरत है तो मैं रिपीटेशन मूड में भी चला देता हूँ, सब्सक्राइबर बढ़े, होता है थोड़ी सी, समझ लिया करो। ठीक है, और रात में सर, रात में 9:30 बजे से कितने 11 बजे तक मैं क्या करता हूँ सर, 200 क्वेश्चन का सेट लेके आता हूँ, 200 MCQ, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। UGC कभी नेट में, कभी UGC नेट में, KVS में, क्या राजस्थान लाइब्रेरियन में, NVS में, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन है। 1000 प्लस है क्वेश्चन, वो पर डे 100 कराता हूँ मैं। कब? 9:30 बजे रात में। तो आप लोग क्या करना, जुड़ जाना, 9:30 बजे रात में आ जाना सभी। 9:30 बजे रात में जुड़ोगे और हम लोग वहाँ फिर करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा बता दो, आंसर दे दीजिए ना सर। आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर बता देंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तब हम मैं कितने ये 7 जब आऊँगा ना तो 7 में बता दूंगा आंसर। ठीक है भाई, 7 में बता दूंगा। इसलिए क्लास कैसा लगा, चलो एक बार रेटिंग देना भैया। चलो एक बार सब कितना, 10 में मुझे कितना रेटिंग दोगे, रेटिंग मुझे ज़रूर देना। 10 में कितना रेटिंग देना चाहोगे थोड़ा बता दो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। ठीक है, जल्दी से रेटिंग दे दो। सर वाईफाई से कनेक्ट कीजिएगा सर। ठीक है, आंसर बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, आप देख लेना बाद में, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में जरूर दूंगा। ठीक है, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दूंगा, टेंशन ना लो, बता दीजिए ना सर। लो भाई, इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल। मैंने ऐसे भी आपको टिक कर दिया था, इसका आंसर होगा बी फॉर बॉल। ठीक है, क्या रिकॉर्ड प्रबंधन ISO 15949 का संबंध किससे है? बी फॉर। आपका कितना सही हुआ आप मुझे बता सकते हैं। आपने 100 क्वेश्चन में से कितना सही किया, ये भी मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं। ठीक है, और क्लास कैसा लगा जरूर बताना भाई। एक बार लाइक करते जाना सभी। ठीक है, जी बता तो दिया भाई। ये वाली आंसर होगी, ये वाली। बहुत जी बत ये वाली आंसर होगी, ये वाली।
ये भाई यहाँ से लगी, ये भाई। चलो एवरीवन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आपसे मैं ये लेता हूँ विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।